मैं एक अमीर नौजवान था जिसकी किसी भी चीज में कोई चाहते नहीं थी। अपना दिन मैं सिर्फ मस्ती और आराम में बिताता था। मेरी जिंदगी बेहद ऐशो आराम वाली थी। तो जब मेरे परिवार ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो मैं साफ तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन मेरे माता पिता की सख्त योजनाओं के चलते मुझे मजबूरन अंधी डेट पर जाना पड़ा। सामने वाली लड़की मेरी पिता ने बड़े ध्यान से चुनी थी। उसका परिवार साफ सुथरा था। उसकी पूरी जानकारी एकदम परफेक्ट थी। उसकी काबिलियत भी बहुत ज्यादा थी। वे पूरी तरह बेदाग थे। 2 महीने से भी कम समय में एक तूफानी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह और मैं सच में अलग अलग दुनिया के हैं। मेरी पत्नी लिन कैवे एक सच्ची करियर वुमन थी। उसके लिए करियर सब कुछ था। वह अपने काम को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देती थी। हमारी शादी की रात ही वह ऑफिस वापस लौट गई थी। शुरू में मैं उसके काम का काफी समर्थन करता था। आखिरकार मैं उन महिलाओं की प्रशंसा करता था जो इतनी मेहनत करती हैं। लेकिन मैंने कभी भी इतनी जल्दी ऐसा होने की कल्पना भी नहीं की थी। कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़नी थी उसे। कीमत कुछ भी चुकाने को तैयार थी। जब मैं आईसीयू में पड़ा था तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मुझसे कहा, चिनुआन, दवाई लेने का वक्त हो गया है। मैं कैफे के बाहर खड़ा था, बार बार फोन में एड्रेस चेक कर रहा था। अपनी 26 साल की जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ब्लाइंड डेट पर ऐसी हालत होगी, खासकर जब पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही। हर दिन मैं वैसे ही सोता था जब तक खुद जाग ना जाऊं, थोड़ा गेम्स खेलता था और फिर दोस्तों के साथ बाहर जाकर ड्रिंक्स पीना। बस सोचते ही कि भविष्य में शादी करनी है, थोड़ा डर लगने लगा। हर दिन बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी, ये सोचकर दिल में थोड़ा सा भय घुस आया। लेकिन ज्यादातर तो घबराहट थी। घबराहट ये लेकर कि क्या मैं पति की जिम्मेदारियां संभाल पाऊंगा और पिता की भी। मैंने सिर हिलाया, उन सोचों को मन के पीछे धकेलते हुए खुद से बुदबुदाया, ठीक है, पहले तो इस पहली बाधा को पार कर लेते हैं। मैंने लंबी सांस ली। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। कैफे का माहौल काफी अच्छा था। ज्यादा ग्राहक नहीं थे। मैंने कमरे में एक बार नजर दौड़ाई और उसे खिड़की के पास काम करते देखा क्योंकि उसके सामने वाली सीट ही खाली थी। वह तेज स्टाइल प्रोफेशन ऑफिस कपड़ों में सजी हुई थी। मैंने आवाज लगाई, बोलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप लिन काई हैं? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले वह ऊपर देखने लगी। आखिरकार उसका चेहरा साफ साफ देख पाया। उसकी त्वचा गोरी और बेदाग थी। उसके चेहरे के नाजुक और निखरे हुए हिस्से थे, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज जबरदस्त ताकत झलक रही थी। उसने जवाब दिया, मैं ही हूं। तुम थोड़े लेट हो गए, मैंने कहा। माफ करना, ट्रैफिक बड़ा ज्यादा था। कार की बात कर रहा हूं। पहले बैठो, उसने मेन्यू मेरे सामने रखते हुए कहा। मुझे एक कैपुचिनो देना। धन्यवाद। लिन काइवी ने अपनी कलाइयां ऊपर उठाकर घड़ी देखी। फिर बोली, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा ब्रेक है, तो बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुम्हारे बेसिक बैकग्राउंड से वाकिफ हो चुका हूं। तुम्हारा अकादमिक रिकॉर्ड जबरदस्त था। तुम्हारा नाम लगभग हर स्कॉलरशिप लिस्ट में दिखाई देता था। ग्रेजुएट होने के बाद तुमने एक कंपनी शुरू की, लेकिन बाद में उसे बेच दिया। न कोई बुरी आदत और न ही कोई अफेयर की चक्कर। तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है? उसकी आवाज कुछ ठंडी थी, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग ले रही हो। मैंने अपनी गाल खुजलाते हुए कहा, इस वक्त तो नहीं। वह मैंने सिर हिला दिया। मतलब अभी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है? तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूं। अभी मैं एक सरकारी कंपनी में टेक्नोलॉजी डायरेक्टर की नौकरी कर रहा हूं। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, न ही कोई बचपन की दोस्त या पहली मोहब्बत जैसी बातें जो फिल्मों में होती हैं। अभी मैं कंपनी के मकान में रहता हूं और मेरी अपनी कार भी है। सुनकर मैंने हल्का सा सिर हिलाया और फिर हम दोनों चुप हो गए। जब मैं सोच रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करूं तो लिन काइव ने पहले बोलना शुरू किया। उसने कहा, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। लिन काइवी की सीधेपन से मैं पूरी तरह हक्का बक्का हो गया था। मुझे थोड़ा हैरान लग रहा होगा। फिर मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे काम पर वापस जाना है। इसके बाद उसने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दिया, सामान बांधा और जाने लगी। मैं मेज पर आधा छोड़ा कॉफी का कप घूरता रहा और कुछ देर तक ऐसा ही बेहोशी में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैं उठा और फोन सुनने लगा। मेरी मम्मी ने पूछा, कैसे? वो ठीक बेटा,
तुम्हारी चाची वांग और मैंने दिन रात उसे चुनने में लगाया था। पढ़ी लिखी है वो, अच्छी नौकरी करती है, सब ठीक है माँ। तुम्हारा उस पर बुरा असर तो नहीं पड़ा? बस समझदारी से एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी शादी कर लेना माँ। किसने सोचा था कि कुछ ही सालों में क्या होने वाला है। शादी की जोरदार कानपेंचू आवाजें अभी भी कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अब वो सब कुछ उस दुल्हन के कमरे की सन्नाटेदार खामोशी ने दबा दिया था। मैं खड़ा था, बड़े खाली चौड़े लंबे लिविंग रूम के बीच अकेला खड़ा था। अभी भी अपनी नए नए महंगे दूल्हे के टक्सीडो में था, लेकिन मेरी जैकेट की पेटी में लगा ताजा गुलाब मुरझाया और बेठिकाना सा लग रहा था। शैंपेन की खुशबू अब भी हवा में थी, परफ्यूम और लिली के फूलों की महक के साथ मिलकर। खुशबू इतनी मीठी थी कि उल्टी सी होने लगी। मैंने अपना हाथ उठाया और बेवजह अपने गले को कस रहे बो टाई को बेहाल तरीके से ढीला किया। कपड़े के रगड़ने की आवाज अचानक बहुत साफ सुनाई दी। बहुत ज्यादा सन्नाटे में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। मेरी नजर नए नए फर्नीचर पर पड़ी जिन पर चमकीले लाल खुशी के स्टिकर्स लगे हुए थे, और आखिरकार मेरी निगाह दरवाजे की तरफ टिक गई। दरवाजा खाली था। जहां दुल्हन की शादी की पोशाक लटकी होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ ठंडे धातु के हैंगर चमक रहे थे। लिन काइवी। उसने अपनी महंगी शादी की साड़ी तक बदलने का मौका नहीं पाया था। ठीक उसी वक्त जब मेजबान ने घोषणा की थी। समारोह पूरा हुआ था। परिवार और दोस्तों की खुशी के जय जयकार अभी भी गूंज रहे थे। अचानक फोन की घंटी तेज आवाज में बजी, जैसे खुशी के बुलबुले को चुभो दिया हो। वो इतनी अचानक बजी कि मुझे उसकी उस वक्त की शक्ल साफ याद है जब उसने फोन उठाया। एक पल में उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें, जिनमें अभी अभी नई दुल्हन की शर्मीली चमक थी, एकदम से गहरी सोच और गंभीरता से भर गईं। उसने फोन पर बस 2 छोटे से वाक्य बोले, ठीक है, समझ गई, फिर जल्दी से फोन रख दिया। तुरंत बाद ही वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा एकदम गंभीर और तेज से माफी मांगते हुए था। जान टेक विभाग के मुख्य डाटाबेस में एक क्रिटिकल फेलियर हो गया है। यूजर का डाटा लीक होने का खतरा है। मुझे अभी तुरंत वहां जाना होगा, वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। बोलते हुए उसने अपनी कोट उठाई जो अभी अभी उसने कुर्सी के पीछे टांगा था। उसने कहा, तुम पहले आराम कर लेना, मेरा इंतजार मत करना। मैं सहज रूप से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ा बैठा। मेरी उंगलियां उसके लेस वाली आस्तीन को छू ही रही थीं। साफ सुथरा सफेद शादी का गाउन। मैं भौहें तानी और बोला, अभी कैबी, तुम्हें पता है कितना बड़ा दिन है? आज हमारी शादी का पहला दिन है। तुम्हारी टेक टीम में कितने लोग हैं? क्या डायरेक्टर को सच में हमारी शादी की रात काम पर जाना ही पड़ेगा? मेरी आवाज में पूरी हैरानी झलक रही थी। लिन कैबी के कदम नहीं रुके। कोट उसने अपने कंधों पर मजबूती से डाल लिया था। उसने बटन तक ठीक से लगाना भी शुरू नहीं किया। उसने कहा, मैं जिम्मेदार हूं किंग चुआन। इतनी बड़ी समस्या आने पर अगर मैं खुद वहां नहीं हूं और हालात संभालूं तो मेरे नीचे वाले में से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कोई फैसला लेने की। तकनीकी समस्याएं सिर्फ लोगों को फेंकने से हल नहीं होती। ऊपर से ये हमारे यूजर्स के अहम डाटा की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। एक भी गलत कदम पूरे प्रोजेक्ट को तहस-नहस कर सकता है और कंपनी की साख पर भी बड़ा सवाल उठ सकता है। वो तेज तर्रार अंदाज में बोल रही थी। उसकी सोच बिल्कुल वैसी ही तेज और कड़क भड़क वाली लग रही थी जैसे कोई प्रोजेक्ट एनालिसिस मीटिंग हो। उसकी नजरें बहुत तेज और डटकर लड़ने वाली थीं, कोई भी नई नवेली पत्नी का बाकी बचा हुआ मोहब्बत। मेरी बात समझो, जैसे ही सब ठीक होगा मैं तुम्हारा दिल जरूर जीतूंगा। पहले सो जाओ, समझता हूं तुम्हें। मैं बोलने लगा, लेकिन गला सूख गया। मैं कहना चाहता था, क्या यह हमारी शादी की पहली और आखिरी रात नहीं होगी? कम से ज्यादा। मैं पूछना चाहता था कि क्या मैं तुम्हारा काम कम से ज्यादा समझ पाता हूं? तो फिर मुझे कौन समझेगा जो यहां इस खाली दुल्हन के कमरे में बेवकूफ की तरह छोड़ा गया हूं? फिर भी हर वो बात जो मैं लिन काई की तरफ देख के कहने वाला था। गुस्से भरी, चिंता से भरी नजरें अचानक इतनी कमजोर और बेकार लगने लगीं, और बिल्कुल गलत वक्त की। मैंने उसे चतुराई से अपनी कार की चाबियां लेने देखा, और फिर वो झट से दरवाजे की परछाइयों में खो गई। जब भारी दरवाजा बंद हुआ तो एक हल्की सी क्लिक हुई, फिर भी वो मेरे दिल पर एक भारी पत्थर की तरह भारी लग रहा था। फिर मैंने अनायास ही कहा, अपने ख्याल रखना, धीरे चलाना। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद मैं भी मुश्किल से सुन पा रहा था। मेरे इस कहने पर एलिवेटर के धीमे से घूमते पहियों की हल्की आवाज के बाद पूरी खामोशी छा गई। मैं वहां एक मूर्ति की तरह खड़ा था, जैसे मेरी रीढ़ हटा दी गई हो, लंबे समय तक जड़वत। फिर मैं अपना भारी भरकम पैर घसीटता हुआ उस बहुत बड़े, बिल्कुल नए सोफे की तरफ बढ़ा और बस उसी पर गिर पड़ा।
महंगे चमड़े के सोफे ने एक मुलायम कराह सी की जब वह दबा, मेरे पूरे शरीर का वजन उसने सह लिया। छत पर लगा जटिल क्रिस्टल का झूमर एक मंद लेकिन ठंडी रोशनी बिखेर रहा था, जिससे मेरी आंखें जलने लगीं। मैं वहीं लेटा रहा, ऊपर की ओर ताकते हुए, मेरा दिमाग अनायास ही भटक रहा था। उस दोपहर से धीरे धीरे याद आने लगा जब मेरी माँ की बार बार फोन करने की चुगलचुपकी से मेरा सिर दर्द हो गया था और मैं मजबूरन उस कैफे में जाने पर मजबूर हो गया था। खिड़की के पास लिन काइवी को काम करते हुए देखने की तस्वीर फिर से दिमाग में उभरने लगी। जब उसने ठंडी जांचती नजर से मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे वो कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश कर रही हो जिसमें उसने हमारी फैमिलियों की तहकीकात के नतीजे साफ साफ बता दिए हों। और फिर वो चौंकाने वाली बात कही, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से बेहाल था, मेरा दिमाग घूम रहा था। और फिर सही तरीके से 7 मुलाकातें हुईं। अंधेरी दिन की फिल्मों से लेकर डिनर तक, दोनों परिवारों से मिलना, शादी का रजिस्ट्रेशन और फिर शादी, सब कुछ सिर्फ 7 मुलाकातों में निपट गया। महज 7 बार मिलकर 2 अनजान लोग एक उम्र भर के रिश्ता में बंध गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, एक खुद पर हंसने वाली मुस्कुराहट जो रोने से भी बदतर लग रही थी। उन 7 मुलाकातों में कई बार लिन काइवी काम के बहाने उठ जाता था, इतना कि उसे गिनाना मेरे एक हाथ की उंगलियों से भी मुश्किल था। जैसे कि थिएटर की लाइट्स तब भी थोड़ी मंद हो जाती थीं जब तक ओपनिंग क्रेडिट्स खत्म भी ना हुए हों और उसके फोन की स्क्रीन अंधेरे में चमक उठती थी। जैसे ही रेस्टोरेंट में एपेटाइजर आने लगे होते, एक इमरजेंसी वीडियो कॉल आ जाती और उसे जल्दी से खाने की फोटो लेनी पड़ती ताकि अपने पेरेंट्स को डेट का सबूत भेज सके, फिर तुरंत अपनी बैग लेकर निकल जाती। एक बार तो हमने शादी की ड्रेस फिटिंग भी शेड्यूल की थी। मैं आधे घंटे से ज्यादा शॉप पर इंतजार करता रहा और फिर उसे थकीहारी माफी मांगती हुई कॉल आई। उसने कहा कि एक अहम लॉन्च से ठीक पहले एक सुरक्षा में कमी सामने आई थी। पूरी टीम इसे ठीक करने के लिए जोर लगा रही थी। हर बार जब मैं अपनी निराशा, रोष और दिल में उठते गुस्से को दबाता तो खुद से कहता, तुम्हें समझना होगा कि इस राजधानी जैसे जगह में मुकाबला बिल्कुल जंगल जैसा कड़ा होता है, खासकर उसके जैसे एक जवान महिला के लिए जो टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर है। एक छोटी सी गलती और छुपे हुए लोग उसे नीचे खींच देंगे। वहां तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। मैंने उसे समझदार पति बनने में सपोर्ट करने के लिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये बात उसने मुझे मनाने के लिए हमेशा कही और मैं खुद को भरोसा दिलाने के लिए यही गांधी की दवा समझकर सुनता रहा। लेकिन हमारी पहली ही शादी की रात इस दवा का कोई असर नजर नहीं आया। फूसफूस की खामोशी में वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी जो थके बिना झिलमिला रही थी, शांत फर्श से लेकर छत तक के कांच में प्रतिबिंबित होकर एक बड़ा सा खामोश कैलेडोस्कोप लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि कितना वक्त बीत चुका है। मैं वहीं लेटा था कि अचानक आधी रात में फोन की स्क्रीन चमकी, धीमे से कंपित हुई। मैं जैसे ही फोन की तरफ झपट पड़ा, काफी उत्सुकता के साथ। स्क्रीन पर नाम लिखा था, लिन काइवी। हेलो, मैंने जल्दी से जवाब दिया। मेरी आवाज थोड़ी खराश वाली थी और एक उम्मीद जैसी थी जो मैं खुद महसूस नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ उसकी आवाज अभी भी शांत और व्यवसायी थी। पीछे की ओर कीबोर्ड की टप-टप आवाज और हल्की बातें सुनाई दे रही थीं। चिंगचुआंग, हालत थोड़ी पचीदा मामला है, जल्दी सुलझने वाला नहीं है, जल्दी सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, शायद मैं आज रात दफ्तर में ही रहूंगा। ठीक है, मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना। मैं बात खत्म करने के पहले दूसरी तरफ से ठंडी मशीन जैसी आवाज आई। बीप बीप बीप। खाली लिविंग रूम को देखकर मेरे दिल में एक अंधेरा सा अंदेशा उठने लगा। महीने बीत गए। इस शादी की कहानी वैसी ही हुई जैसी मैं डर रहा था। वो कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी समझती थी। कभी कभार वो कई दिन तक घर नहीं आती थी और जब आती भी थी तो बस ये देखने के लिए कि उसका नाम मात्र का पति अभी जिंदा है या नहीं, फिर गहरी नींद में डूब जाती थी। आखिरकार जब उसने देर रात फिर से कॉल किया तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। लिन काइवी, मेरी आवाज अचानक तेज और कठोर हो गई जो मुझे खुद से अजीब लगी। तुम मुझे क्या समझती हो? कोई अनजान रूममेट जिसे तुम घर शेयर कर रही हो? अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें एक दिन के लिए भी खो दे तो क्या आसमान गिर जाएगा? मैं जैसे दहाड़ रहा था। मेरा सीना जोर से सांसें ले रहा था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। टाइप करने की आवाज भी थोड़ी देर के लिए रुकी। जब आखिरकार लिन काई का आवाज आई तो उसमें थकान का थोड़ा सा अंदाज था जो पता लगाना मुश्किल था, लेकिन ज्यादातर उसमें एक पेशेवर शांति और थोड़ी बहुत बेचैनी भी थी। चिंचुइन, ड्रामा करना बंद करो। अब तुम्हारे मूड बिगाड़ने का वक्त नहीं है। मेरा काम पूरे सिस्टम के यूज के भरोसे और कंपनी के मुख्य संपत्तियों से जुड़ा है।
ये इतनी हल्की बात नहीं है कि जैसे आसमान गिर जाए। जिम्मेदारी की बात कर रहे हो, इतने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। क्या थोड़ा समझदार बन सकते हो? मेरी हालत समझने की कोशिश करो। समझदार बनो। मैं इतना गुस्सा था कि हंस पड़ता। एक भयंकर असहायपन की लहर मुझे घेर गई। मेरा सारा गुस्सा मानो ठंडे रुई के ढेर में फेंक दिया गया हो। ठीक है, शायद इसलिए मैं बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। लेकिन मेरी जान से समझ नहीं आता कि दूसरों की शादी की रात मोमबत्तियों और हनीमून की क्यों होती है। कम से कम से बड़ा। जबकि मेरी तो बस हवा में पागलों की तरह चिल्लाने की बात है, कम है, ज्यादा है। और मैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि पति का रोल मेरी पत्नी की जिम्मेदारियों के पहाड़ में कम है या ज्यादा। मेरी आवाज गुस्से से लड़खड़ा रही थी। पिंगुआन। लिन काइव की आवाज डॉटलिच ठंडी हो गई। उसमें साफ नसीहत देने का अंदाज था। अब ये बात करने का वक्त नहीं है। मैं बहुत व्यस्त हूं। तुम्हारे साथ बहस करने का समय मेरे पास नहीं है। बस मैं फोन काट रहा हूं। बीप बीप बीप। ठंडी डायल टोन। बिना कोई हंसी मजाक के मेरी पूछताछ और मेरी जलती हुई गुस्सा बीच में ही कटा दिया गया। मैं अभी भी फोन अपने हाथ में पकड़े हुए था, उन एक सुर की बीप सुन रहा था। मैं उसी जमे हुए हालत में खड़ा रहा जैसे कि मैं वहीं ठहर गया हूं। एक अजीब सी ठंडक मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई तेजी से मेरे पूरे शरीर में फैल गई। वह ठंड सर्दियों की राजधानी की ठंडी हवाओं से भी ज्यादा थी। पहली बार मुझे पूरी साफगोई से एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो इस औरत ने बनाया है, उसमें मेरी अहमियत शायद उन निर्जीव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लाइनों से भी कम है। उसके सर्वर से फोन की स्क्रीन की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कमरा फिर से गहरे अंधेरों में डूब गया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। फोन सोफे की नरम सतह पर फिसलते हुए बोझिल आवाज के साथ गिर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। अंदर से एक थकान का एहसास उमड़ने लगा, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। ये जल्दी में किया गया शादी शायद शुरू से ही एक बेवकूफाना असंतुलन के लिए मुकद्दर थी। और मैं उस मूर्ख की तरह था जो खुद को बहने देता है, सिर झुकाकर सीधे उसमें कूद गया। हमारी शादी पर शुरू हुई ठंडी आंधी रात गुजरने के साथ कम नहीं हुई। उल्टा ये राजधानी की कड़ाके की सर्दी की तरह थी, जो धीरे धीरे उस जगह में घुस रही थी जिसे हम अपना घर कहते थे। लिन कैवी घर आने लगी, वो भी दिन दर दिन देर से। शुरुआत में तो आधी रात के आसपास आती थी, पूरी तरह से ठंडी हवा में भीगकर। फिर 1 या 2 बजे रात को आना आम बात हो गई, और फिर पुलर के लगातार जागते रहना और बिल्कुल घर न आना भी अब खास कोई अजीब बात नहीं थी। लिविंग रूम की वो दीवार पर लगी लाइट, जो देर रात आने वालों का इंतजार करने के लिए लगी थी, अब गर्माहट का मतलब नहीं रह गई थी, बल्कि एक ताना मारने वाला और नाकामयाब गवाह बन गई थी। मैं भी। एक दुर्लभ ऐसे शनिवार की शाम, जब वो जल्दी घर लौटी, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने बड़ी ही सावधानी से उसका पसंदीदा खाना रखकर मेज सजाई थी। बाहर खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाने लगी थीं। घर में खाने की खुशबू फैल गई थी, जिससे एक जबरदस्ती की आरामदायक माहौल बन रहा था। काइवेई, मैंने उसके लिए एक कटोरी सूप डाला और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अभी भी इतने व्यस्त हैं? मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा फीकी सी दिख रही हो। मेरी आवाज में एक छुपी हुई चिंता थी। लिन काइवेई नीचे देखते हुए तेजी से स्क्रॉल कर रही थी। वो अपना टैबलेट निकालकर प्रोजेक्ट शेड्यूल चेक करने लगी। ये सुनकर उसने बस एक अधेरे से हूं कर दिया। उसकी नजरें स्क्रीन से हटी ही नहीं थीं। उसकी भौहें आदत से तनी हुई थीं। साफ था कि उसका दिमाग अभी भी उन जटिल डेटा स्ट्रिंग्स और चार्ट्स में उलझा था। उसने कहा, हाँ, वैसे ही हैं जैसे हमेशा रहते हैं। नए सिस्टम लॉन्च से पहले के स्ट्रेस टेस्ट्स में हमेशा की तरह समस्याएं हैं। उसने कटोरा उठाया और बिना ज्यादा ध्यान दिए एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन उसकी नजरें टैबलेट से हटी नहीं। फिर मैंने कहा, तो अगले महीने की 30 तारीख को। मैंने अपनी उंगलियां चॉपस्टिक पर कस ली। मैंने अपनी आवाज को नेचुरल रखने की कोशिश की। चलो एक दिन निकालते हैं, बस एक दिन कहीं चलते हैं। बाहर शहर में एक नया हॉटरिंग रिजॉर्ट खुला है। सुना है वहां का नजारा बहुत खूबसूरत है। वो दिन मेरे जन्मदिन पर भी पड़ता था। मैंने पहली बार तारीख इतनी सीधे सीधे बताई थी। चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे खुद याद आ जाए। लीन काइवी आखिरकार स्क्रीन से नजर उठाई। उसके चेहरे पर थोड़ी चिढ़ और साफ उलझन नजर आ रही थी। अगले महीने की 3 तारीख को उसने तेजी से अपने शेड्यूल की मानसिक समीक्षा की। उसने कहा, यह नहीं चलेगा। उस दिन बात नहीं बनेगी। उस दिन कॉन्ग्लोमरेट की तिमाही स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है। मैं टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन की जिम्मेदार हूं, इसलिए पूरा वक्त वहीं रहना होगा। उसके बाद के दिन भी पूरे बुक हैं। चलो इस व्यस्त दौर के बीतने तक इंतजार करते हैं। उसने बहुत तेजी से बात की, सीधे और ठंडे अंदाज में इनकार किया, साथ ही एक और अगली बार जरूर वाली बात कही, जो कभी पूरी न होगी। उसकी नजर पूरी तरह से बेपरवाह थी।
न तो कहीं जानबूझकर नजरें चुराई गई थीं, न ही कोई दिखावा था कि वह कुछ भूल गई हो। उसे सच में बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उस दिन मेरे लिए क्या मायने रखता था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। अचानक वो बिल्कुल नीचे डूब गया। जो खाना मैंने बड़े ध्यान से बनाया था, अब उससे दम घुटने वाली तली हुई गंध आ रही थी। मैं देख रहा था कि लिन काइवी फिर से सिर नीचे कर रही है। उसकी उंगलियां फिर से टैबलेट पर तेजी से चल रही थीं, जैसे हमारी अभी अभी हुई बातचीत बस कोई मामूली बात हो जिसे वो ध्यान देने लायक भी न समझे। वो पूरा होशोहवास काम के भंवर में चूस लिया गया था। खाने की मेज पर जो थोड़ी सी गर्माहट का एहसास था, वो पूरी तरह से टूट गया। बस कड़वी हकीकत और दिल से गहरा निराशा बची थी। मैं चुपचाप अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिया। सीना तंग और बेचैन हो रहा था। मैं और एक कांटा मुंह में नहीं डाल पा रहा था। वो दिन मेरा जन्मदिन है, ये बात गले के पीछे कांप रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने उसे वापस निगल लिया। अगर बोलता तो खुद को बेकार और तुच्छ दिखाने के अलावा और कुछ नहीं होता। तो बड़ा, इससे क्या बदल जाएगा? छोटा बड़ा। उसकी कड़क लॉजिक वाली दुनिया में छोटा बड़ा और साफ सीधे मकसद होते हैं। पति का जन्मदिन कभी उसके करियर के फैसले वाले रिपोर्ट के सामने नहीं टिक सकता था। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। मेरी उम्मीदें खत्म होने के बाद के दिन बोझिल और सुन्न हो गए थे। मैंने इस जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालना सीखना शुरू किया। मैंने ये ध्यान नहीं देना शुरू किया कि दरवाजे पर उसके जूतों की जोड़ी बाकी थी या नहीं। मैं ये सोचकर परेशान नहीं होती कि मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड पर मेरी ही मौजूदगी के निशान थे। मैं वापस अपने शादी से पहले के खुशहाल दिनों में चला गया। गेमिंग में डूब गया। एक के बाद एक गेम्स क्लियर करता गया। मेरी सबसे अच्छी दोस्त चेंगुई के साथ मिलने जुलने की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। मैं तरह तरह की कॉफी बीन्स का भी अध्ययन करने लगा। नया एस्प्रेसो मशीन अपने प्रयोग का जरिया बना दिया। ये सब उस दिल में बढ़ते खालीपन से लड़ने के लिए था जिसे मैं भूल जाने की वीरानी कहता था। वह युवा जो कभी परिवार और शादी की जिम्मेदारियों को लेकर जो चिंता थी, वो मजबूरन उसके पुराने खोल में लौट गई। बस इस बार वो खोल एक मोटी, ठंडी और सख्त कवच में बदल चुका था। चुपचाप उस पूरी सन्नाटा में दरारें फैलने लगीं। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सब कुछ पूरी तरह टूट गया। एक फ्यूज अचानक जल उठा। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी तारीख में लिखा हुआ संकेत हो। राजधानी में देर सर्दियों में पूरे शहर में एक जोरदार फ्लू की लहर आई। मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे भी ये लग गया और ये मुझे जोरदार प्रभावित किया। डरावनी ताकत। तेज बुखार कई दिन तक बना रहा, जिससे मेरी हर गठिया दर्द करने लगी। सिर घूम रहा था और नजर धुंधली हो गई थी। गला ऐसा जल रहा था जैसे चाकू निगल गया हूं। पहले तो मैं खुद को जबरदस्ती उठाकर पानी पीने और दवा लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में बेड से उठने की हिम्मत भी नहीं बची। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मछली हो और पानी बाहर निकल रहा हो। मैं सिर्फ ठंडी चादरों में सिमटकर अनियंत्रित कांप रहा था। मेरी होश उस गर्मी और हड्डी तक पहुंचने वाली ठंडक के बीच झूम रहे थे। ठंड लग रही थी। मेरा फोन अभी भी वही नाइट स्टैंड पर पड़ा था। फोन की स्क्रीन बार बार जोर से चमक रही थी। एक मैसेज चेंगवे से आया था कि मैंने संपर्क क्यों तोड़ लिया। माँ की भी कई मिस कॉल्स थीं, जिनमें उनकी चिंता साफ झलक रही थी। बुखार की वजह से मेरा दिमाग धुंधला और सुस्त लग रहा था। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही थीं। लगभग सहज भावना से मैंने उस नंबर को डायल किया जो दिल के सबसे अंदर गड़ा हुआ था। लिन काइवी का फोन काफी देर तक बजा, फिर किसी ने उसने उठाया। दूसरी तरफ की आवाज बहुत जोर से आ रही थी। तेज ध्वनि इतनी तंग कर रही थी कि अलार्म तेजी से बज रहे थे। कीबोर्ड की बेतरतीब खटखटाहट चारों ओर गूंज रही थी और पीछे से लोग बेतहाशा चिल्ला रहे थे। साफ था कि वे किसी तरह की इमरजेंसी में फंसे थे। जियाओ चिंगुइन लिन काइवी की आवाज फोन में आई। उसकी आवाज हड़बड़ी और चिंता से भरी थी। आसपास की आवाजें उसकी बातों को मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। उसने पूछा, क्या हुआ? जल्दी बोलो, यहां का सिस्टम क्रैश हो गया है। हम इमरजेंसी रिपेयर कर रहे हैं। मैं बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला था। मैं चाहता था, कुछ बोलना चाहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे गले में रेत घिस रही हो। सिर्फ कुछ टूटे फूटे खरखराते फुसफुसाहट ही निकल पाई। मैंने जोर लगाकर गला साफ किया। हर हलचल के साथ दिल दर्द करने लगा। आखिरकार मैं कुछ शब्द निकाल पाया। काइवई, मुझे बुखार है। मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं। लगता है मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। हर एक शब्द बोलते बोलते मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई। दूसरी तरफ 2 सेकंड तक सन्नाटा छा गया। सिर्फ तेज अलार्म की आवाज लगातार बजती रही।
मुझ पर ऐसा असर हुआ जैसे लहर आ गई हो। तुम्हें बुखार है? लीन काइवाई की आवाज बहुत दूर से आ रही थी। उसने एकदम औपचारिक अंदाज में जवाब दिया, घर के अलमारी में बुखार की दवा और सर्दी की दवा है। अभी कुछ खा लेना। गर्म पानी खूब पीना। मैं अभी नहीं छोड़ सकती। पूरा सिस्टम थप पड़ा है। हर गुजरता मिनट लाखों युआन का नुकसान है। मैं इसे निपटा लूं, फिर घर आऊंगी। ठीक है, उसने बहुत तेज बोला। लगता था जैसे वो कोई पाठ याद कर रही हो। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल। ठीक है। अंत में ऐसा लगा जैसे कोई पहले से तय किया हुआ खत्म करने वाला वाक्य हो। इसमें असली चिंता का कोई अंश भी नहीं था, लेकिन मैं और कहना चाहता था। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था। तभी लिन कैवाय ने अचानक मेरी बात काट दी। पहले दवा ले लो। यहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। बाद में बात करेंगे। उसकी आवाज में एक जरूरीपन साफ झलक रहा था। थोड़ी बहुत बेचैनी भी थी कि उसे टोक दिया गया। तुरंत बाद उसने बेरहमी से फोन काट दिया। व्यस्तता का सिग्नल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो में एआई मानहवा रिकैप करूंगा, सब्सक्राइब करते भी जाना। फिर से आवाज गूंजने लगी, ठंडे और सुनसान कमरे में फैल गई। वो एहसास सर्दी वाली पतझड़ की हवा से भी ज्यादा हड्डियां कंपा देने वाला था। मैं फोन थामे था, उस एक जैसी बार बार बजने वाली व्यस्त सिग्नल को सुन रहा था। मैं उसी कड़क हालत में जम सा गया था। जलती हुई बुखार और दिल की सर्दी एक अजीब विरोधाभास बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बर्फ से भरे तहखाने में गिर गया हूं। एक पल में दुनिया की सारी आवाजें और रंग धुंधलाकर खत्म हो गए। बस वो बेजान डायल टोन और मेरी खुद की भारी धरती सांसें रह गईं। पूरी तरह से छोड़ दिए जाने का एहसास, जैसे ठंडी लहर ने मुझे डुबो दिया हो। मुझे नहीं पता मैं कैसे संभला। मेरा शरीर शीशे की तरह भारी लग रहा था। हर एक कदम उठाते वक्त तेज चक्कर और हड्डियों के अंदर दर्द होता था। हकलाते हुए मोटा कोट पहन लिया। अपना वॉलेट और पहचान के कागज उठा लिए। दीवार के सहारे खुद को घसीटते हुए घर से बाहर निकला। ठंडी पतझड़ की हवा मेरी बुखार से चपटे चेहरे पर चाकू की तरह चल रही थी। मैं कांप रहा था, लेकिन ज्यादा होश नहीं आया। जब मैं आखिरकार टैक्सी रोक पाया तब एस्टेट के गेट पर ड्राइवर ने मेरा फीका चेहरा और हिलता हुआ कद देखा। वो हैरान रह गया। अरे भाई, तुम तो बहुत बुरा लग रहे हो। जल्दी बताओ कौन से अस्पताल जाना है। मैं धीरे धीरे पीछे की सीट पर गिर पड़ा। मैंने उसे सबसे नजदीकी बड़े अस्पताल का नाम बताया। फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस अपनी आंखें जोर से बंद करके गहरी सांसें लेने लगा। पुरानी पसीने की गंध मेरे कपड़ों के अंदर तक भीगी हुई थी। इमरजेंसी रूम की लाइटें इतनी तेज थीं कि आंखें चौंधिया जाती थीं। चारों तरफ भीड़ भाड़ और आवाजें थीं। डिसइंफेक्टेंट की घनी बू आ रही थी। दम घुट रहा था। डिटर्जेंट की दुर्गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक नर्स ने मेरी मदद की और मेरा तापमान नापने और ब्लड प्रेशर मापने में मेरी सहायता की। तापमान। थर्मामीटर की लाल मरकरी की पट्टी ठंडे अंदाज में चढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट रिजल्ट्स देखते हुए भौहें चढ़ाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तेज बुखार है वायरल फ्लू की वजह से, लेकिन तुम्हारे खून की गिनती में कुछ दिक्कतें हैं। सूजन के मार्कर्स बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारे फेफड़ों में भी असामान्य आवाजें सुनाई दे रही हैं। बहुत शक है कि सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है। न्यूमोनिया में बदलने की शुरुआत हो रही है। तुम्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होना होगा ताकि मॉनिटरिंग और इलाज जल्दी से शुरू किया जा सके। सबसे पहले हमें तुम्हें इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स की स्ट्रांग डोज देना होगी। डॉक्टर ने मेरे सामने कई कागज थमाए। उनमें से एक हॉस्पिटल में भर्ती होने की सहमति फॉर्म था। यह हालत रिस्की है, इसलिए एक परिवार के सदस्य के सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारा परिवार कहाँ है? उन्हें बुलाओ और ये कागजात साइन कराओ। परिवार। मेरा धुंधला दिमाग धीरे धीरे इस बात को समझने लगा। मैंने उस कागज की तरफ देखा जिस पर सिग्नेचर करनी थी। हस्ताक्षर। ठंडी छपी हुई लाइनें घूमती हुई लग रही थीं। मैंने कलम उठाई। मेरी हाथ तेज बुखार और कमजोरी के कारण लगातार कांप रहा था। कलम की नोक परिवार के सदस्य वाले हिस्से के ऊपर तैर रही थी, पर कागज को छू नहीं पा रही थी। मेरे बगल में खड़ी नर्स बोली, सर, क्या आप अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं? इसे जल्दी साइन करना जरूरी है ताकि हम बेड का इंतजाम कर सकें और दवा दे सकें। मैंने गहरी सांस ली। ठंडी हवा मेरी जलती हुई गर्दन में घुसती हुई तेज दर्द ला रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक मैंने खोली, उन्हें फिर से देखते हुए मेरी आंखों की आखिरी धुंधली चमक पूरी तरह से मिट गई थी। केवल एक धूमिल ग्रे रंग और एक पक्का सुकून ही बचा था। अब मैंने हिचकिचाया नहीं। मेरे कांपते हुए हाथ ने कलम को मजबूती से पकड़ लिया। मरीज के रिश्ते वाले भाग में मैंने ध्यान से हर एक अक्षर को लिखते हुए 2 शब्द लिखे।
पति और परिवार के हस्ताक्षर वाले हिस्से में मैंने अपना नाम लिखा, शियाओ चिंगचुआन। कलम की नोक ने कागज पर जोर से खरोंच की, गहरे निशान छोड़ते हुए। आखिरी अक्षर लिखते ही लगता था जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मेरी पूरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरा हाथ बेहोश हो गया। पेन गिरकर ठंडी रिसेप्शन डेस्क पर जाकर ठोकर सी मारा। नर्स ने फॉर्म उठाया। जब उसने परिजन के सिग्नेचर में पति का वही नाम देखा तो वह कुछ देर के लिए रुकी। उसने मुझे एक उलझी हुई नजर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर वो घूमा और जल्दी से इंतजाम करने लगी। मुझे व्हीलचेयर पर बैठाया गया और वार्ड की तरफ धकेला गया। फीकी हल्की रोशनी मेरी पीली पीली खून रहित सूरत पर पड़ रही थी। मैं देखता रहा। छत पर सफेद चमकदार धब्बे जल्दी जल्दी गुजर रहे थे और फर्श पर पहियों की वही एक रस आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर एक अजीब सी स्थिरता और शांति थी। वो डोरी जो इतने वक्त से तनी हुई थी, वो ज्यादा खींच चुकी तार आखिरकार इस पल टूट गई। अस्पताल में 3 दिन ऐसे लगे जैसे किसी सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया गया हूं, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग। आईवी बैग में से बूंद बूंद कर ठंडा तरल मेरे जमते हाथ में धीरे धीरे उतर रहा था। नसें बुखार को दूर ले जा रही थीं, लेकिन मेरे शरीर से आखिरी बची गर्माहट भी जैसे चूर हो रही थी। खिड़की के बाहर आसमान बेरंग था। वार्ड में डिसइंफेक्टेंट की वो ही बने रहने वाली बू आ रही थी और बगल वाले बिस्तर पर बैठे बूढ़े आदमी की हौले से खांसी। ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा थे। फोन साइड टेबल पर चुपचाप पड़ा था। बस चेनवी रोजाना चेक इन मैसेज और मजाक भेजता रहता था और मेरी माँ की चिंतित पूछताछ भी। लिन काइवी के नाम के नीचे नंबर बिल्कुल खामोश था। तीसरे दिन दोपहर के वक्त आज मेरा तापमान आखिरकार 37 डिग्री पर स्थिर हो गया था। पूरे शरीर के दर्द भी काफी कम हो गए थे। नर्स ने निकलाई 4 की सुई और बताया कि मुझे छुट्टी मिल सकती है, लेकिन दवा समय पर लेने और 1 हफ्ते आराम करने के लिए कहा। मैंने चुपचाप अपने थोड़े बहुत सामान को पैक किया। मेरी हरकतें धीमी लेकिन ऑटोमेटिक थीं। जैसे ही मैंने अपना आखिरी कपड़ा बैकपैक में डाला, वह डोर धीरे से खुला। लिन कैवे उस दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में कुछ रखे हुए लग रही थी। ऐसा दिख रहा था कि नीचे की कॉन्वीनियंस स्टोर से जल्दी से खरीदी हुई फल टोकरी। उसने एक स्टाइलिश फिट वाली डार्क ग्रे वूल कोट पहनी थी। मेकअप हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसके भौहों के बीच गहरी थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की कालापन दिख रहा था। होंठ भी थोड़े सूखे और फटने लगे थे। साफ था कि अभी अभी बड़ी सिस्टम की समस्या खत्म हुई थी। शियाओ चिनुआन। वह कदम अंदर बढ़ाई। उसकी आवाज में हल्की खराश और सूखापन था। उसने फल टोकरी खाली जगह पर रख दी। बिस्तर के पास रखा अलमारी। उसने कहा, माफ करना, मैं देरी से आई हूं। मैंने लगातार 72 घंटे काम किया है। सिस्टम आखिरकार सामान हो गया है। उसने मेरी थोड़ी पीली पड़ती हुई शक्ल को देखा। उसकी आंखों में एक झलक अपराध बोध की थी, लेकिन उससे ज्यादा तो वो संकट से बच निकलने की थकावट और जल्दी जल्दी सब कुछ बताने की बेचैनी थी। तुम्हें अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने अपना बैग जिप किया। जिप खींचते हुए मेरा हाथ रुका नहीं। मैं उससे नजर उठाकर भी नहीं मिली। पैक कंधे पर डाले तभी मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरी नजरें आराम से उसके चेहरे पर टिक गईं। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई आरोप की बात, न कोई भाव की हलचल। वे बिल्कुल शांत थीं, जैसे कोई गहरी झील। फिर भी इससे लिन कैवाइज का दिल अजीब तरह से कस गया। और बेहतर यह था कि मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज अभी भी बीमारी की वजह से थोड़ी कमजोर थी। हर शब्द साफ साफ निकल रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा था अगर मैं थोड़ा भी देर से पहुंचता तो शायद ये और बिगड़ जाता। पउनिया हो गया। लिन कैवाइज के चेहरे पर पछतावे की झलक और गहरी हो गई। वह एक कदम आगे बढ़ी, जैसे मुझे छूने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी अब भी स्थिर और बिना भाव की नजर देखकर उसका हाथ हवा में थम गया। वह असहज होकर अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे माफ करना, शियाओ चिंगुआन। और सच में माफ करना, उस दिन हालत बहुत गंभीर थी। पूरा टेक विभाग 24/7 तैयार रहता था। लिन कैविस, मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा। मेरी आवाज जोरदार नहीं थी, पर उसमें ठंडक और पक्की इरादे की ताकत थी, जो तुरंत सब कुछ ठंडा कर गई। उसकी अनकही बातें और माफी की जुबान। वार्ड अचानक चुप हो गया। सिर्फ खिड़की के बाहर दूर से आ रही गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उसे देख रहा था, अपनी पत्नी को देख रहा था, जो कानूनी तौर पर मेरी थी, लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह हमेशा कहीं गायब रहती थी।
उसके चेहरे पर थकान साफ झलकी। उसकी माफी में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती थी, लेकिन अब मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। बस थक गया था मैं, एक ऐसी थकान जो मेरी रूह की गहराइयों से निकल रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अंदर से तेज दर्द उठा। छाती में एक अजीब सी हलचल थी, पर मेरे दिमाग को अजीब तरह की साफगोई महसूस हुई। मैंने मुंह खोला और हर एक शब्द साफ साफ बोला। आवाज जोर से नहीं थी, पर ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ से बनी छुरी ने कमरे में बची आखिरी फिजूल की मोहब्बत को चीर दिया हो। मैंने कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। हवा जैसे जम सी गई। ली काइवई के चेहरे का हाव भाव तुरंत ठहर गया, जैसे कोई नाजुक चीज अचानक खराब हो गई हो। जो पछतावा और थकान थी, उसकी जगह साफ साफ सिर्फ सदमा और यकीन न होने जैसा भाव था। वो शायद मेरी बात समझ ही नहीं पा रही थी, या शायद वह अपनी ही सुनवाई पर यकीन करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी खूबसूरत बादामी आंखें थोड़ी बड़ी होकर मेरी ओर ताकने लगीं, जैसे मेरे चेहरे पर कोई मजाक या अचानक की कोई हरकत देखना चाह रही हो। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज बहुत नरम थी, उसमें एक हल्की सी कांप थी, जैसे वह पक्का नहीं थी कि उसने सही सुना है या नहीं। मैंने बोला, मेरी आवाज अभी भी बिना किसी एहसास के, डराने वाली शांति के साथ। मैंने दोहराया, लिन काइवे, हम तलाक ले रहे हैं। मैं एक पल के लिए रुका। मेरी नजरें भटक गईं। उसके आगे से गुजरते हुए उसकी उंगली में लगी वैवाहिक अंगूठी अभी भी ठंडी चमक बिखेर रही थी। अस्पताल के कमरे की तंग सफेद रोशनी के बीच मैंने कहा, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। अपने कागजात लेकर आना। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलेंगे। न कोई आरोप, न कोई बहस, न कोई चिल्लाहट, बस ये एक ठंडी सीधी सीधी सूचना। बोलते ही मैंने उसके चेहरे पर बदलते भावों की तरफ फिर नहीं देखा, सीधे उसके पास से गुजरा, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चल दिया। हालांकि मेरे कदम अभी भी थोड़े भारी थे, थोड़ा अस्थिर। मेरी पीठ पूरी तरह सीधी रही, जैसे कुछ आखिरी कहने की भावना लिए हुए, कभी वापस न लौटने के लिए। वार्ड का दरवाजा मेरे पीछे धीरे से बंद हुआ, दो दुनियाओं को अलग करते हुए। लिन काइवी खाली अस्पताल के कमरे में अकेली खड़ी जमी हुई सी थी। उसका हाथ अभी भी कार की चाबियां कसकर पकड़े था। उसकी उंगलियों के नोके बर्फ जैसे ठंडे थे। सस्ता फल टोकरी बगल के टेबल पर रखी थी। चमकदार लाल सेब और चमकीले नारंगी संतरे साफ सुथरे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ आंखों में चुभ रहे थे और मजाक जैसे लग रहे थे। उस वाक्यांश ने, चलो तलाक हो जाए, उसकी कानों में जैसे कोई सड़ी हुई दुआ गूंज रही हो, जिससे उसकी कान की झिल्ली तक दर्द करने लगी। वह सख्त बंद दरवाजे को घूरती रही। पहली बार उसे पूरी साफ साफ एहसास हुआ कि जब वो कोड की लाइनों और उन प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को समझने की जद्दोजहद कर रही थी, तब कहीं कुछ पूरी तरह टूट चुका था, और उसे ये तक देखने का मौका नहीं मिला कि वो कैसे बिखर गया। अगले दिन बीजिंग का आसमान भारी और फीका था। देर से आने वाली शरद की हवा सूखे पत्तों को उसके चेहरे से टकराते हुए बेरहमी से उड़ाती रही। चुभन हो रही थी। मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो पर 10 मिनट पहले पहुंच गया था। मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। मैं गाढ़े काले कोट में लिपटा हुआ था। मेरी फेस पर अभी भी बुखार की पीली छाया दिख रही थी। मेरे होंठ लगभग रंगहीन हो चुके थे, लेकिन मेरी नजरें बेहद ठंडी थीं, जैसे एक जमाई हुई झील। ठीक 9 बजे एक पहचान में आने वाली लाल कार ठीक पैदल मार्ग के किनारे रुकी। लिन कैवी ने दरवाजा खोला और बाहर उतरी। उसने अब प्रोफेशनल दिखने वाली काली स्कर्ट सूट और उस पर मिलते जुलते कोट पहने थे। उसके लंबे बाल पीछे बांधे हुए थे। उसके सिर के पीछे गर्दन के ठीक नीचे साफ सुथरा सधा हुआ बन बना था, जो उसका चमकदार माथा और पतली गर्दन दिखा रहा था। उसने अपने सामान्य से ज्यादा पॉश मेकअप लगाया था, जैसे कि नींद न आने की वजह से उसकी सुकड़ी हुई झुर्रियों को छुपाना चाह रही हो। लेकिन उस गाढ़े आई मेकअप के नीचे उसके खून से भरे लाल लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। हाथ में उसने एक मनीला दस्तावेज फोल्डर पकड़ा था। उसकी चाल बहुत तेज थी। उसके हाई हील्स की तेज और साफ क्लिक की आवाज फुटपाथ पर गूंज रही थी, जो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की दमदार ले लिए हुए थी। वह मेरे पास आई और रुक गई। वहां था। हमारे बीच 1 मीटर से भी कम दूरी थी। ठंडी हवा उसके कोट के किनारे को उड़ाती थी। मैं लाई हूं, उसने बोला। उसकी आवाज थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन उसमें जबरदस्त संभलापन था। उसने मुझसे दस्तावेज फोल्डर थमा दिया। उसने कहा, देख लो। हर कोई अपनी शादी से पहले की संपत्ति रखता है। शादी के बाद हम जिस घर में रहे, वो तुमने पूरी कीमत शादी से पहले चुका दी थी, तो वो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा है। मेरी बचत और स्टॉक्स यहां साफ साफ लिखे हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारे संयुक्त खाते में पैसे हैं। खाते की बात करें तो मैं एक भी पैसा नहीं लूंगी। बचा कुछ भी बांटने को नहीं है, उसने बहुत तेजी से बोला, साफ और पक्का, जैसे कोई लंबी तैयार की हुई प्रोजेक्ट हैंडओवर लिस्ट पेश कर रही हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए मेरी चेहरे की कोई परवाह नहीं की। वो बेफिक्र थी।
मुझे बस एक नतीजे की जरूरत थी, पूरी आजादी की। मैं उसे घूरता रहा, उसकी झुकी हुई पलकें देखता रहा, उसके तंग दबाए हुए होंठ जो चमकीले लाल रंग के थे, और डायरेक्टर लिन के उस आत्मविश्वास भरे अंदाज को महसूस करता रहा जो उसके चारों ओर था। तलाक के वक्त भी ये कम नहीं हुआ। मैंने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने नजरें दूसरी तरफ कर ली। मेरी आवाज में कोई जज्बात नहीं था। मैं सबसे पहले घूमकर ब्यूरो के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। प्रोसीजर बहुत जल्दी और आसानी से निपट गया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये सब सरकारी अफसरों की बेरुखी से भरा था। उन्होंने रूटीन सवाल पूछे जैसे, क्या ये स्वेच्छा से हो रहा है और संपत्ति बंटवारे में कोई आपत्ति तो नहीं। हम दोनों बस मशीन की तरह सिर हिलाए और संक्षिप्त जवाब दिए, नहीं। जब साइन करने का टाइम आया तो मैंने एक सेकंड के लिए भी झिझक नहीं दिखाई। पेन की निब कागज पर तेजी से सरक गई, मेरी अपनी नाम को साफ और निश्चित रूप से छोड़ते हुए। अब लिन कपवी की बारी थी साइन करने की। उसके हाथों ने लगभग नजर न आने वाले एक पल के लिए थम सा गया। उसकी उंगलियों ने बॉल पॉइंट पेन को थोड़ी जोर से पकड़ा, लेकिन वो पल भर का था। अगले ही पलों में उसने भी जल्दी और पक्का अपना नाम साइन कर दिया। उसकी लिखावट उतनी ही साफ थी जितनी जब उसने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। कागजात शुरू से लेकर खत्म तक उसने मेरी तरफ एक बार भी देखना जरूरी नहीं समझा, जैसे कोई मामूली सौदा कर रही हो। फॉर्म पर लाल मुहर पड़ी, एक भारी और थमती आवाज के साथ, जो एक अंत की गवाही दे रही थी। 2 गहरे लाल रंग के तलाकनामे हमारे तरफ धकेल दिए गए। जैसे ही मेरी उंगलियां कवर को छुईं, मैंने अपना प्रमाण पत्र उठा लिया। एक अजीब ठंडक महसूस हुई। मैं और ज्यादा देखने का मन नहीं किया। लिन कायवे। मैं मुड़ा और सीधे बाहर की तरफ चल पड़ा। लंबी और निर्णायक चालों से ब्यूरो के दरवाजों से बाहर निकला। ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे सीने में एक भारी एहसास उमड़ आया। मैं फुटपाथ पर खड़ा था, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पीछे वो जगह थी जिसे कभी मैं अपनी सुरक्षित पनाह समझता था, मगर आखिरकार वो एक ठंडी सलाखों वाली जेल बन गई थी। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन जगमगा गई। मैंने फ्लाइट बुकिंग ऐप खोली। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर फिसलने लगीं। कुछ ही मिनटों में बीजिंग से दूर झांग के लिए एक सिंगल टिकट सफलतापूर्वक बुक हो गया। मुझे जाना था। इस ठंडी कंक्रीट की जंगल से बाहर निकलना था। डिसइंफेक्टेंट की बदबू और इस टूटे हुए शादी, उसकी यादों से जुड़ी हर जगह छोड़कर कहीं जाना था जहां बस धूप हो, समुद्र की लहरें हों और अजनबी हों, ताकि मेरी चोटें अपने आप शांतिपूर्ण सन्नाटे में ठीक हो सकें। पीछे से फिर से ब्यूरो का दरवाजा खुला। लिन कायवई बाहर आई। वो भी उस गहरे लाल रंग के तलाकनामे को कसकर पकड़े थी। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर शियाओ चिंगचुआन को देख रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तेजी से कोने की सड़क में घुस गया और भीड़ में खो गया। उसकी सीधी पीठ में एक भी पछतावे का निशान नहीं था। सर्दी की हवाएं गिरे हुए पत्तों को उड़ा के उसके पैरों के पास गोल गोल घुमा रही थीं। तलाक के कागज को हाथ में पकड़े उसकी उंगलियां इतनी जोर से दबा रही थीं कि ठंडे सख्त कवर की वजह से उसके नाखून सफेद पड़ गए, जैसे वो कागज उसकी त्वचा में गहराई तक घुसना चाहता हो। एक देर से आई भारी खालीपन की भावना, जैसे ठंडी लहर, तुरंत ही उसे पूरी तरह डुबो गई। उसने अपना प्रोजेक्ट जरूर जीत लिया था, अपनी नौकरी भी बचा ली थी, पर उस वक्त उसे इससे कहीं ज्यादा साफ महसूस हुआ कि उसने कुछ बहुत जरूरी, कुछ नाप सकने वाला खो दिया है। शियाओ चिंगुआन के चले जाने के बाद बीजिंग कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे म्यूट पर रखो। लिन कायवी के लिए जिंदगी की सतह पर ज्यादा कुछ बदला नहीं था। वो बड़ा सा घर जिसे कभी अपना कहा करता था, अब बस रहने की जगह रह गया था। वह अभी भी सुबह जल्दी निकलती और देर रात वापस आती, पहले से भी ज्यादा व्यस्त। हर एक दम घुटती हुई मिनट को हाई इंटेंसिटी काम से भर देती थी। बस कुछ चीजें चुपचाप बदल रही थीं। अचानक रात के बीच में या लगातार ओवरटाइम के बाद के उन छोटों पल में अचानक जाग उठना। वो खाली जगह जो कभी उसकी थी। शियाओ चिंगुआन उसके दिमाग में बिना डसाए हुए जैसे लगती थी। रसोई में अब खाने की कोई खुशबू या महकती हुई कॉफी नहीं थी। बस एक ठंडी चूल्हा और अजीब तरह से सजाए गए अलमारियां थीं। लिविंग रूम में सोफा 3 लोगों के लिए बड़ा था। अब सिर्फ वह एक कोने में बैठी थी, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उसके चारों ओर इतनी सन्नाटा था कि अपनी टाइपिंग की आवाज की गूंज सुन सकती थी। सोशल डिनर में वह अपने आप को अपने आप चिकनाई से भरे ब्रेज्ड पोर्क से बचाने लगी थी, क्योंकि शियाओ किंगुइन ने एक बार भौहें तानी और उसे याद दिलाया था कि उसके खून में फैट है। लेवल थोड़े ज्यादा थे। कभी कभी वह अनजाने में लंबे चुपचाप फोन नंबर को उठा लेती, उसकी उंगली कॉल बटन के ऊपर टंगी रहती, लेकिन फिर निराशा में स्क्रीन लॉक कर देती। घर में जो महंगी कॉफी मशीन थी वो उसने एक बार भी इस्तेमाल नहीं की थी,
और उस पर धूल की हल्की परत जम गई थी। एक बार देर रात घर लौटकर वह थकी हुई सोफे पर झुक गई। आदत से उसने बोलने ही वाली थी, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, लेकिन जैसे ही शब्द उसके गले से निकलने लगे वो वहीं रुक गए। उठ। कमरे में बस खामोशी बची थी, साथ ही एक दर्दभरा झंझनाता नुकसान का एहसास। सच में ये बर्फ तब टूटनी शुरू हुई जब 3 महीने बाद स्टाफ में भारी बदलाव आया और लॉन्च के 6 महीने बाद मुख्य सिस्टम जिसका जिम्मा लिन कायबे के पास था, एक प्रतियोगी ने उसे सामने लाकर दावा किया कि उसमें एक छिपा हुआ लेकिन बेहद खतरनाक सुरक्षा दोष है। हालांकि तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत की और कोई असल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट लीड के तौर पर वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकी। ग्रुप की अगुवाई बहुत गुस्से में थी। उस दौरान बोर्ड की मीटिंग में डिप्टी टेक डायरेक्टर बै युनदाओ, जो हमेशा उसके पद की लालसा करता था, बोर्ड के बुजुर्गों के साथ मिलकर उस पर तगड़ा हमला करने लगा। उन्होंने उसकी तकनीकी समझदारी और प्रबंधन क्षमता पर सवाल उठाए। उसकी बातें बहुत ही तीखी और कटु थीं। खुलकर उसे एक तानाशाह और सत्तावादी नेता बताते हुए कहा कि वो केवल अपने खास लोगों को ही तरजीह देती है। उसने बोलते हुए जहरीली बातों में डूबा आवाज निकाली, डायरेक्टर लीन, वो सुरक्षा की चूक। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई भी निशानियां बिल्कुल न मिली हो? पिछली जांच? या फिर इसीलिए कि तुम ग्रुप की ऑपरेशनल डेडलाइन को पूरा करने के लिए इतने बेताब थे कि जानबूझकर कई अहम खतरे की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया? बयू आक्रामक था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी शक्ल पर साफ जीत का एहसास झलक रहा था। एक सफेद बालों वाला शेयर होल्डर टेबल पर उंगलियां थपथपा रहा था, भारी और गंभीर लहजे में बोलते हुए, लिन काइवी टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं। ये पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बार तुम्हें किस्मत साथ दिया। अगली बार क्या होगा? तुम हमारी सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हो? लिन काइवे कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठी थी। उसकी पीठ सीधी और सधी हुई थी, जबड़ा तनकर तनाव में था। उसने घटना का विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय पूरी स्पष्टता के साथ पेश किए। उसकी तर्क शक्ति मजबूत थी, जो व्यापक डेटा से समर्थित थी। फिर भी शक और आलोचना के बीच शेडेनफ्रॉड की ठंडी तंज भरी सीढ़ियों के नीचे पहली बार उसने अकेलेपन का बोध किया, दबाव का बोझ महसूस किया, क्योंकि वो हमेशा से ही आगे रहने की आदत में रही थी, सारे बोझ अपने कंधों पर उठाने वाली। वो कभी मानती थी कि जबरदस्त हुनर और सख्त हुकूमत से वो अपनी दुनिया की सारी चीजें काबू में कर सकती है। लेकिन अब जब असली तूफान उसके चारों ओर था, उसने हर तरफ देखा तो समझा कि उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में बिना शर्त विश्वास था। कोई भी जो छुपकर उसका सहारा बने। वो आदमी जो उसकी रात तक इंतजार करता था, जो हमेशा उसके लिए दिए को जलाए रखता और एक गर्म दूध का गिलास बनाता था उसे सुकून देने के लिए। उसकी आत्मा। जो आदमी उसकी थकान देख चुका था, शायद अनजाने में फुसफुसा उठा, जान, कृपया खुद को ज्यादा मत थकाओ, लेकिन वह आदमी उसके अपने हाथों से पहले ही दूर कर दिया गया था। मीटिंग एकदम घुटन भरे माहौल में खत्म हुई और वह ठंडे इरादे के साथ निकल गई। भले ही तुरंत कोई सजा नहीं दी गई थी, फिर भी लिन कैबी को अच्छी तरह मालूम था कि उसके सिर पर टलने वाली तलवार अब हिलने लगी थी। उस दबाव भरे कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी बड़ी लेकिन ठंडी निजी ऑफिस में लौटते हुए लिन कैबी ने दरवाजा कड़ी तरह से बंद किया। दरवाजा बंद किया और वो अपनी ऊंची पीठ वाले चमड़े की कुर्सी पर ऐसे गिर पड़ी जैसे सारी जान ही खींच ली गई हो। खिड़की के बाहर राजधानी के धुंधले आसमान और ठंडी इस्पात की एक जंगल जैसी इमारतें थीं। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने दर्द से भरे मंदिरों पर उंगलियां जोर से दबाईं। जो तस्वीरें उसने जानबूझकर नजरअंदाज की थीं और दबी हुई थीं, अब टूटे हुए बांध से अचानक आई बाढ़ की तरह वापस लौट आईं, उसके दिमाग को बेरहम तरीके से घेर लिया। उसे अपनी शादी की रात याद आई, बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चली गई थी। शियाओ चिंग के चेहरे पर जो नजर थी, चुस के चेहरे पर वही बात साफ झलक रही थी, चाहे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। झटका और गहरा दर्द हर किसी की नजर में साफ दिख रहा था। उसे याद आया वो अनगिनत डिनर जो उसने बड़े मेहनत से उसके लिए बनाए थे और वो हर बार बेरहमी से उसे छोड़कर चली जाती थी। उसे याद आया वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा तेज बुखार से लाल, आवाज टूटती हुई जब वह बेकरारी से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। और फिर भी उसने सर्द प्रतिक्रिया दी, बस ठंडे सलूशन के साथ कहा, दवा ले लो बस। उसे वो पल याद आया जब उसने धीरे से कहा, वो 2 शब्द, चलो तलाक कर लेते हैं। उसकी आंखें जैसे मरी हुई पोखर की तरह खामोश थीं, फिर भी उम्मीद से पूरी तरह खाली। और जैसे ही उसने तलाक के कागजों पर अपना नाम लिखा, मुड़कर चले जाने लगा।
उसका जाना इतना अंतिम था कि पीछे कोई भी छोटी सी मोहब्बत का निशान नहीं बचा। जिम्मेदारी, समझदारी। वो खुद से खामोशी में बड़बड़ाई। उसकी आवाज सूखी और भावनाओं से टूटती हुई थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, इतने लोगों की जिंदगियां संभालने की। पर आखिर में वह अपने दिल के सबसे करीब वाले को भी बचा नहीं पाई। वो अकेला इंसान जो सच में उसका था, और वह उसे खो चुकी थी। उसने जो समझदारी और सहारा चाहा था, उसे ठंडी बेरुखी और स्वार्थी मांगों में बदल दिया था। सबसे गहरा पछतावा ऐसे था जैसे 10,000 सुइयां उसके दिल के सबसे नाजुक और कमजोर हिस्से में चुभ रही हों। इतना दर्द कि वह झुक गई, अपना चेहरा अपने कांपते हाथों में दबा लिया। उसके कंधे जोर से कांप रहे थे, बेकाबू आंसुओं के साथ। कहानी जारी। कुछ चीजों का असली वजन तब पता चलता है जब वे हमारे बीच नहीं रह जाती। ऐसे किले होते हैं जो बिल्कुल अटूट लगते हैं, लेकिन जब आखिरी नींद की ईंट हटी तो वो धूल में महसूस होने लगते हैं। लिन काइवी अपने बर्फीले ऑफिस में चुपचाप बैठी रही जब तक बाहर का आसमान पूरी तरह से अंधेरे में डूब नहीं गया। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर बह चुके आंसुओं के निशान सूखे थे, लेकिन उसकी आंखों के भीतर कुछ पूरी तरह टूट चुका था, जो अब उसकी आत्मा के मलबे में नए सिरे से जन्म ले रहा था। उसने बिना देर किए अपना फोन उठाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो में एआई मानहवा रिकैप करूंगा, सब्सक्राइब करते भी जाना। हिचकिचाए बिना उसने सीधे अपनी असिस्टेंट की आंतरिक लाइन डायल कर दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन उसमें एक ऐसा जज्बा था जो पीछे हटने की इजाजत नहीं देता था। श्याओ यांग, अगले 3 दिन का मेरा पूरा शेड्यूल कैंसिल कर देना। सब कुछ, मीटिंग्स और कोई भी गैर जरूरी सफर। और हाँ, मुझे मेरे लिए एक बंदा ढूंढना है। उसका नाम श्याओ चिंगवान है। वो मेरा एक सहस्बैंड है। मुझे पता लगाना है वो राजधानी छोड़ने के बाद कहाँ गया। फोन के दूसरे तरफ श्याओ यांग साफ झकझोर गया था। उसे यह सुनते ही चौंक लग गई। उन्हें हकीकत में लौटने में कुछ सेकंड लगे। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ डायरेक्टर लिन, मैं तुरंत इस पर काम करता हूँ। फोन रखा और लिन काई उस भारी भरकम छत से जमीन तक लगी खिड़की की तरफ चली गई। वह अपने नीचे चमकती लेकिन ठंडी हुई शहर को निहारने लगी। नियन लाइट्स टिमटिमा रही थीं। ट्रैफिक एक अंतहीन बुनाई की तरह बह रहा था। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे जैसे कोई कहानी छिपी हुई हो। उसने मुट्ठियां कस लीं। नाखून उसके हथेलियों में गहरे धंस गए। इस बार वह सिर्फ डायरेक्टर लिन नहीं रहेगी जो बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है। उसे वो चीज ढूंढनी थी जो उसने खो दी थी। कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े, चाहे जो भी सामना करना पड़े। जांग चोंग की जिंदगी धीरे चलती थी, जैसे कोई सुस्त पुराना प्रेम गीत। खारी समुद्री हवा ने राजधानी की इस्पात की जंगल की ठंडी सांस को बदल दिया था। उदार धूप मेरी त्वचा पर बिखर रही थी, एक ऐसी गर्माहट लेकर जो आत्मा को सुकून देती थी। छोटा आंगन वाला पुराना मकान जो मैंने किराए पर लिया था, मेरे लिए एक शांत बंदरगाह बन गया था जहां मैं अपने जज्बाती घावों को सहलाता था। दिन सरलता से और स्थिरता से बीते रहे। रिदम। हर सुबह मेरे खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाहट से जाग जाता था। आराम से मैं अपने लिए एक कप पोर ओवर कॉफी बनाता था। आंगन में बैठकर सुनहरी धूप को समुद्र की लहरों पर नाचते हुए देखता था। सुबह के वक्त मैं कुछ दूर से डिजाइन कंसल्टिंग का काम संभालता था। अपनी कंपनी बेचने के बाद भी जो रिश्ते और नाम बनाया था वो अभी भी थे, जिससे मुझे इस छोटे से शहर में आरामदायक और आजाद जिंदगी गुजारने का मौका मिला। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं महीन रेत वाले किनारे पर टहलता या गलियों में साइकिल चलाता था। बुगानिया में जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मैंने छत पर अपना ईजल लगा लिया और समुंदर के किनारे जहां आकाश मिल जाता है, वहां की जादुई सनसेट के रंगों का स्केच बनाने लगा। मैंने फिर से ब्रश उठाए थे, जो मेरे छात्र दिनों का शौक था, लेकिन जो लंबे समय से व्यस्तता में दबा पड़ा था। शाम को मैं आमतौर पर कुछ गेम्स खेलता था, जैसे चेंगुई, या चुपचाप कम्युनिटी लाइब्रेरी में किताब पढ़ता था। मेरी सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मेरी त्वचा स्वस्थ शहद सुंदरतान में बदल गई थी। मेरी आंखों की ठंडक भी धीरे धीरे पिघल रही थी, हालांकि अंदर से एक अनछुआ सा भाव था। थकान और दूरी अभी भी बनी हुई थी। मैंने जानबूझकर राजधानी से जुड़ी सारी खबरें देखने से बचा था। वो शहर और उसका नाम दोनों मेरी यादों के सबसे अंदरूनी कोने में बंद था, जहां ताला लगा था। अब मेरी सिर्फ एक ही चाह थी, सुकून। पर वो शाम का सुकून अचानक टूट गया। मैं अभी अभी चिड़ियों के साथ शाम की रोशनी में उड़ते गिद्धों का एक स्केच खत्म कर चुका था। पेंसिल रखकर मैं रसोई में जाकर नूडल्स बनाने वाला था। तभी आंगन के दरवाजे पर किसी ने शिष्ट और साफ साफ खटखटाया। इस वक्त खटखटाना, क्या ये पड़ोस का मैनेजर या वो प्यारी बूढ़ी अम्मा जो फल लेकर आती है?
मैंने हाथ पोंछे और बाहर निकल गया। आंगन का दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर खड़ी महिला ने मेरी हर हरकत को चंद पलों के लिए थमसा दिया। लिन काइवी। उसने एक मुलायम दूधिया सफेद कैश्मीर स्वेटर पहना था, जिसके नीचे हल्के नीले साधारण शर्ट और खाकी पतलून थी, साथ में कॉजी फ्लैट्स। ये लुक उसके हमेशा के तीखे बिजनेस सूट से बिल्कुल अलग था। उसमें एक खास कोशिश नजर आ रही थी कि वो थोड़ी नरम लगे। उसके लंबे बाल अब ऊपर नहीं उठाए थे, खुलकर बिखरे थे। वो बाल उसके कंधों पर ढीले ढाले गिर रहे थे, समुद्री हवा के कारण थोड़े बेढंगे हुए। उसका चेहरा सजावट से खाली, बिल्कुल साफ सुथरा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे साफ नजर आ रहे थे। होंठ सूखे और थोड़ा फटे हुए थे। लंबी यात्रा के बाद वो थकी हारी और थकी हुई लग रही थी। अब उसके हाथ में वो ब्रीफ केस नहीं था, सिर्फ एक छोटी ट्रैवल बैग थी। जब उसने मुझे दरवाजा खोलते देखा, लिन काई की आंखों में एक चमक दिखी, जो जल्दी ही एक शर्मीली, डरी हुई नजर से बदल गई। उसके होंठ कांपे। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल जबरदस्ती और पूरी तरह बेकसूर लग रही थी। शियाओ चिंगुइन। उसकी आवाज लंबी उड़ान की थकान से खराश भरी थी और लगभग नजर न आने वाली कंपाहट थी। मेरे चेहरे की शांति तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह ठंडी हैरानी और गुस्से की लहर ने ले ली। जैसे मेरी आखिरी पनाहगाह पर हमला हुआ हो। मैं स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे हट गया, जैसे दरवाजे पर खड़ा इंसान नहीं, बल्कि कोई हमला करता जहरीला रोग ला रहा हो। मैंने बोला, क्या तुम मुझसे बस अकेला नहीं छोड़ सकती? मेरी आवाज थकावट से भारी थी। ये छोटा सा शहर, ये पता, मैंने उन्हें बहुत ही सोच समझकर चुना था, बस भागने के लिए। यही मेरा आखिरी किला था। लिन काइवी मेरी हड्डियां कंपा देने वाली नजर के सामने कांप गई। उसने अपने ट्रैवल बैग का हैंडल जोर से पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने किसी से फ्लाइट की जानकारी पूछी, फिर यहाँ के मोहल्ले के मैनेजमेंट से चेक किया। उसकी आवाज धीरे धीरे छोटी होती चली गई, जैसे कोई गलती पकड़ में आने पर शर्मिंदा हो, और उसमें पुराने डायरेक्टर लिन की वो मजबूत कमांड वाली हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैंने दोहराया, किसी से मेरा पता लगा के ला। मैं ठंडे स्वर में बोला। हंसी निकली। ये आवाज उस शांत समुद्री हवा के बीच बड़ी बेटकी लगी। मैंने बात जारी रखी, डायरेक्टर लिन, आप वाकई में काफी काबिल हैं, है ना? तलाक के बाद भी आप अपनी बेहतरीन पकड़ से बाज नहीं आ रही। मेरी आवाज में तंज भरा था। हर शब्द बर्फ की तरह ठंडा था। उसने सिर हिलाया। वैसा नहीं है शियाओ चिंगचुआन, बस मेरी बात सुनो। लिन कैवी ने जल्दी से आधा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने इशारा किया और वो वहीं रुक गई। वो वहीं जम गई। उसने मेरी तरफ देखा। ठंडी दूर की आंखें, जिनमें सिर्फ नकारात्मकता भरी थी। उसके सीने पर ऐसा भारी बोझ पड़ा जैसे किसी ने जोर से धक्का मार दिया हो, इतना दर्दनाक कि सांस तक रुक गई। उसने खुद को शांत रहने को मजबूर किया, गहरी सांस ली। उसने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए अनोखी विनम्रता के साथ कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। शियाओ किंगान, मैं सच में माफी चाहता हूं। उसकी नजरें मेरी आंखों में जमी थीं और उनमें जटिल भावनाओं का सागर समाया था। अंतहीन पछतावा, सावधानी भरा एक हताशपन, एक विनती और थोड़ी सी नाजुक मजबूरी के साथ उसने कहा, पहले मैं गलत थी, पूरी तरह से गलत। मैंने अपना काम ही सब कुछ बना लिया था, जिम्मेदारी और दबाव को हर एक बात के लिए बहाना बना लिया। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। हमारे बीच जो कुछ भी था, उसे नजरअंदाज किया। मुझे लगता था कि जब तक मैं सब कुछ संभालने के लिए मजबूत रहूंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि जो मैं ढो रही थी, वही चीज हमारे घर को तोड़ने वाली थी। वह एक पल के लिए रुक गई। उसकी आवाज घुटने लगी। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। लाल रिम से घिरी हुई, उसने कहा, हर बार जब मैं काम से निकलती और सड़क पर कोई परिवार देखती तो अपने आप से पूछती, अगर मैंने काम को इतना प्राथमिकता नहीं दी होती तो क्या अब तक हमारा कोई बच्चा होता? मैं सच में यहाँ सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। उसने अपना पूरा दिल खोल दिया। उसका सीना हल्का हल्का उठ रहा था, उस हिम्मत के साथ जिसने अब कुछ खोने को न बचा हो। वह मुझसे घूरते हुए देख रही थी। समंदर की हवा उसके बालों और कपड़ों को बहा रही थी। वह वहीं खड़ी थी जैसे कोई शाखा जो हजारों तूफानों को सह चुकी हो। वह हठधर्मी सी सीधे खड़ी रही। फिर भी मेरा चेहरा एक पल के लिए भी नहीं बदला। मैं बस चुपचाप उसे निहारता रहा। मेरी आंखें कांच जैसी स्थिर थीं,
जैसे मैं कोई नाटक देख रहा हूं जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं। उस निगाह ने लिन काइवे का दिल उस किसी भी गुस्से या आरोप से ज्यादा ठंडा कर दिया था। खत्म, मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। लिन काई, तुम्हारी माफी काफी असरदार थी। सच कहो, सिर्फ अनंत थकान और उदासीनता। मैं आगे बढ़ा, बहुत देर हो चुकी है। ये 3 शब्द जैसे ठंडी गोलियां बनकर लिन काइवी के दिल में घुस गए। तो बताओ, तुम इसे कैसे सही करोगी? थोड़ा करीब आओ, उसके ऊपर चलते हुए। मेरी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। मेरी आवाज दबे हुए गर्जन जैसी थी, जैसे घुटन भरे सवालों के साथ इंतजार कर रहा हूं। उस आदमी के लिए जो दुल्हन के कमरे में शादी की रात मजाक सा छोड़ दिया गया है, या उस आदमी के लिए जिनकी हर डेट तुम्हारे काम के कॉल्स ने बर्बाद कर दी? उस आदमी के लिए जो जल रहा था, बुखार से तड़पता हुआ, जो एयर में अपनी खुद की सर्जरी की सहमति फॉर्म पर साइन करना पड़ा? या फिर वो आदमी जो सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सामने तलाक के कागज लेकर खड़ा था और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा? वो मैं था। हर एक बात के साथ लिन काइवी का चेहरा और भी पीला पड़ने, उसका पूरा बदन कांप रहा था। मैं बोलता रहा, लिन काइवी, इंसानी दिल कोई जीन नहीं जो टूटने पर आसानी से सुधारा जा सके या रिबूट किया जा सके। जब वो टूटता है तो धूल में बदल जाता है। मैंने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के आदी हो। सब कुछ, हर समस्या को अपने तर्क और कुशलता से हल करने का आदत है। लेकिन प्यार कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, और इसे सिर्फ ये कहते हुए ठीक नहीं किया जा सकता मैं गलत था, या ये सोचकर कि सिस्टम रिस्टोर करने से उस भरोसे को वापस लाया जा सकता है जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम्हारे इस नकली नर्म लुक में तुम्हारे पास फिर से क्या बचा है जो तुम फिर से बना सको? या इस सारी दूर तक सफर करने का तुम्हारा जज्बा? मैंने एक कदम पीछे हटाया, हमारे बीच की बड़ी दूरी को फिर से बना लिया। वो एक कदम ऐसा लगा जैसे हम दोनों अलग अलग दुनियाओं में पहुंच गए हों। मेरी नजर फिर से लौट आई। उसकी खामोश सूनी खाली हालत थी। मैंने कहा, वापस जा। राजधानी ही तुम्हारा असली मैदान है। वहीं तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स हैं, और तुम्हारा डिप्टी डायरेक्टर भी वहीं है। यहां और वक्त मत खराब कर। हम सच में खत्म हो गए हैं। शांति पाने में इतना वक्त लगा। मुझे अब परेशान मत करो कहकर मैंने उसे दूसरी नजर से नहीं देखा। उसका चेहरा अब बिल्कुल सूख सा गया था, बिल्कुल फीका पड़ गया था। उसकी आंखों से रोशनी का मंद होना मुझे देखने की कोई चेष्टा नहीं हुई। मैंने ठानकर अपना मुंह मोड़ लिया। आंगन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। वो मोटा लकड़ी का दरवाजा अंदर और बाहर की दुनियाओं को पूरी तरह अलग कर देता था। लिन कैवी दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई फेंका हुआ पत्थर का बुत। नमकीन समंदर की हवा उसके खुली कॉलर में घुसती, ठंडक तकलीफ से उसकी हड्डियों तक घुस जाती। शियाओ चिनगुइन के आखिरी बोल। हर एक बात इतनी तेज थी जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो, उसकी यादों और झूठों को चीरते हुए वो खूनी जो कभी नहीं सुधरने वाली सच्चाई सामने आ गई। उसे बनाना और आंखों के सामने उजागर करना। अब बहुत देर हो चुकी थी। जब दिल टूटता है तो वो बिखर जाता है, हमेशा के लिए। अब मुझसे परेशान होने मत आना। हर एक शब्द जैसे भारी बेड़ियां थीं जो उसे शर्मिंदगी और निराशा के अंधकार में फंसा रही थीं। उसने सोचा था कि ये 10,000 मील की यात्रा, साथ ही उसकी आंखों में उसकी सच्ची तपस्या बस एक फालतू झुंझलाहट होगी, बस एक बेहुदे और करती हुई दया भरे नाटक से ज्यादा कुछ नहीं। आखिरकार आंसू बह निकले। अब इन्हें रो पाना नामुमकिन था। गर्म आंसू ठंडी गालों पर बहते हुए उसके पैरों के पास रेत पर गिर रहे थे, जो तुरंत सोख लिए जाते और काले धब्बे बन जाते। उसने कोई कोशिश नहीं की। एक ही आवाज बस अपने नीचे के होंठ को जोर से काटती हुई। उसके कंधे जोर से कांप रहे थे। वो अपने सीने में उठ रही कड़वाहट और टूटन को दबा रही थी। पता चला कि अपना गर्व छोड़ देना ही काफी नहीं था, बल्कि उसने अपनी ही हाथों से उसके कीमती जज्बात का आखिरी टुकड़ा कुचल दिया था। उसे जमीन पर फेंककर उस पर पैरों तले रौंदा, ये दिखाने के लिए कि उसकी कोई कीमत नहीं। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। समंदर की हवा और भी तेज और झलेली हो गई। लिन काइवी ने उसने अपनी आस्तीन से जल्दी जल्दी अपने चेहरे से आंसू पोंछे। उसने ठंडी खारी हवा में गहरी सांसें लीं, उन हिचकियों को रोकने की कोशिश करते हुए जो उसकी गला फाड़ने को थीं। उसने बंद दरवाजे की ओर देखा जो उसकी पूरी नकारात्मकता का प्रतीक था। उसकी पहली नाकामी और दर्द धीरे धीरे कम होने लगे। वापस जाऊं? कभी नहीं। शियाओ क्विन सही थी। वह बहुत ही ज्यादा काबू में रहने की आदत से बंद हो चुकी थी। इस बात की आदत कि अगर वह अपने मकसद तक नहीं पहुंची तो वह कभी हार नहीं मानेगी। उस कड़कन से भरे मैदान में, राजधानी में उसने कभी हार को मंजूर नहीं किया था। अब अपनी पूरी जिंदगी की खुशी की लड़ी में वह और भी कम हार सकती थी। हारने के लिए कोई राह बची ही नहीं थी।
बहुत देर हो गई क्या? उसने बंद दरवाजे के सामने खुद से धीरे कहा। उसकी आवाज खुरदरी थी, लेकिन उसमें एक जोरदार हिम्मत थी। उसने कहा, शिया चिंगुआन, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक मैं मर नहीं जाती, तब तक कभी भी देर नहीं हुई होती। अब उसने हिचकिचाना छोड़ दिया। पलटकर उसने भारी कदमों से चलना शुरू किया, ट्रैवल बैग लेकर। वो धीरे धीरे चलते हुए वहीं वापस लौटी जहां से आई थी। पास ही एक गेस्ट हाउस था जो साफ सुथरा और सादा दिखता था। उसकी छाया सूरज ढलने के साथ लंबी हो गई थी। उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो किसी ऐसे इंसान की हिम्मत बताता था जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, और उसकी जिद इतनी गहराई तक जमी थी कि कोई उसे हिला नहीं सकता था। ये जंग अभी शुरू हुई थी और वो लिन काइवी एक लंबी कठिन लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थी, यहाँ तक कि ऐसी लड़ाई के लिए भी जिसमें उसके पूरे शरीर पर जख्म रह जाएं। मैं अपने पीठ को ठंडी आंगन के दरवाजे से टिकाए खड़ा था, उसकी धीमी होती हुई कदमों की आवाज सुनता रहा। दूर कहीं। तभी मेरा तना हुआ शरीर धीरे धीरे आराम करने लगा। मैंने अपने हाथ उठाए और जोर से अपना चेहरा मसलने लगा, उस बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिश करते हुए, और एक बहुत ही हल्की सी दर्द की चुभन जो मैं खुद से भी छुपाना चाहता था। मैं भी शादी के बाद खुशहाल जिंदगी का सपना देखता था। हमने दोनों के एक बच्चे का सपना देखा था, पार्क जाने का या वीकेंड पर तीनों साथ मछली पकड़ने जाने का। लेकिन वही लिन कैवाई ने अपने करियर के प्लान से मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं समझता था कि मैंने अपने दिल के चारों ओर मजबूत दीवारें बना ली हैं, काफी, इतना ऊंचा कि कोई भी पुरानी हरकत उससे टूट न सके। लेकिन लिन काइवई की शक्लो सूरत, वो थकी हारी मगर जिद्दी हिम्मत वाली चेहरा, और उसके गले से निकलती वो पछतावे भरी आवाज जैसे जंग लगे कुल्हाड़ी की तरह मेरे दिल में एक एक कट लगाती चली जा रही थी। अगले कुछ दिन लिन काइवई भूत सी बन गई थी, मेरे जीने के किनारे पर जिद्दी तरीके से बनी हुई। वो उस गेस्ट हाउस में रहने लगी थी। अब वह मेरी आंगन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करती थी। फिर भी उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस होती थी। हर सुबह जब मैं रोजाना की तरह शाम की सैर के लिए आंगन का गेट खोलता तो दरवाजे की कुंडी पर टंगी एक थर्मल बैग देखता। अंदर कभी कभी समुद्री खाना वाला पोहा होता जो अभी भी गर्म, खुशबूदार और बिल्कुल मुलायम होता। कभी कभी वहां कोई बढ़िया कैंटोनीज डिम सम होता, जैसे क्रिस्टल झींगा डंपलिंग जो साफ और खाने में लुभावने लगते। काले बीन्स की चटनी वाली चिकन फीट, नरम और जायकेदार। पहली नजर में ही पता चल जाता कि उसने इसे लेने के लिए शहर की पुरानी दुकानों तक लंबा सफर किया था। कभी कभी बस इतना ही होता, एक कप कॉफी अभी भी गर्म, ताजा पीसे हुए बीन्स की बू से भरी हुई, साथ में एक छोटा पैकेट ताजा दूध और एक पैकेट ब्राउन शुगर, बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक। कभी कोई चिट्ठी नहीं होती, नहीं भेजने वाले का नाम, बस थर्मल बैग पर लिन काइवी की परफ्यूम की ठंडी पर पहचान में पक्की खुशबू हल्की सी रहती, जो इस उपहार को भेजने वाले की पहचान बताती। हर बार मैं शांतसी अंदाज में बैग का हुक खोलता और उसे पत्थर की सीढ़ी पर रख देता। गेट के बाहर कभी कभी मोहल्ले के बच्चे वहां से भागते हुए गुजर जाते, हुए हुआ देखकर अपनी जिज्ञासा से झांकते। मैं उन्हें हाथ से इशारा करता कि ले जाकर खा लो, लेकिन ज्यादातर वक्त वो जोरदार खाने की थालियां पत्थर के सीढ़ी पर छोड़ दी जाती, जो कि पहले जोर जोर से गर्म होती, फिर ठंडी पड़ जाती और आखिर में आवारा बिल्लियों या सफाई कर्मियों द्वारा हटा दी जाती। दोपहर को मैं सामुदायिक केंद्र की छोटी पुस्तकालय में पढ़ने चला गया। जैसे ही मैं अपनी हमेशा की वाली खिड़की के पास की जगह पर बैठा और अपनी किताब खोली, मैंने अपनी आंख के कोने से एक झलक देखी। खिड़की के बाहर ज्यादा दूर नहीं, पेड़ों के नीचे एक लंबी बेंच पर एक बहुत ही परिचित चेहरे वाली लड़की बैठी थी। लिन काइवी ने सादा सफेद सिल्क की शर्ट और पैंट पहनी थी। उसकी गोद में एक पतला लैपटॉप रखा था। स्क्रीन की रोशनी उसके ध्यान से भरे चेहरे पर पड़ रही थी। लग रहा था कि वो सच में काम में लगी हुई है। उसके हाथ लगातार टाइप कर रहे थे, कभी कभी फोन उठाकर धीरे से किसी से बात भी कर रही थी। जैसे ही मेरी नजर गलती से उसकी ओर गई, वह तुरंत तीव्रता से महसूस कर लेती थी। इंस्ट्रक्शन। वह तुरंत अपना सिर उठाती और लाइब्रेरी की खिड़की से दूर से मुझे देखती। उस नजर में अब कोई तेजी या दबाव नहीं था, बल्कि वह एक सतर्क पूछताछ थी जो एक चुपचाप चाहत से भरी थी, जैसे कोई पिल्ला जो कुछ गलत कर बैठा हो और चुपचाप अपने मालिक की माफी का इंतजार कर रहा हो। मैं खुद को हर पेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन छपे हुए शब्द नाचते हुए अक्षरों की तरह लग रहे थे, जो मेरे दिमाग में और ज्यादा घुसने से मना कर रहे थे। उसकी नजर अदृश्य रेशम की तरह थी, जो मेरे चारों ओर लिपट रही थी और मेरा दिल उलझा हुआ छोड़ रही थी। परेशान था। सांझ के वक्त मैं ताज़ा सीफूड के लिए बंदरगाह के मछली मार्केट गया। भीड़भाड़ के बीच मछली की खुशबू और समुद्री हवा चल रही थी। मार्केट के अंदर मैं अनजाने में हमेशा लिन काइवे को देख लेता था। वो इस माहौल में बहुत असहज दिखती थी। उसकी भौहें थोड़ी तनी हुई थीं,
वो सावधानी से पानी के गड्ढों और भारी भीड़ से बचती हुई चल रही थी। कभी कभी वो किसी सीप के ठेले के सामने रुक जाती थी, बेढंगी तरीके से दुकानदार से कुछ पूछती, फोन अभी भी हाथ में पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ट्रांसलेशन ऐप। कई बार वो मछुआरे के ठेले पर रुक जाती, जो हाथ से बने रॉड्स बेचता था। एक एक को ध्यान से चुनती और फिर एक बड़ा सा बैग भर खरीद देती। उसका अंदाज और छवि पूरी तरह से इस शोर शराबे वाले बाजार में फिट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह जबरदस्त हठधर्मी थी कि वो खुद को यहाँ के माहौल में ढालने की कोशिश करे, बिल्कुल उस अनचाहे मेहमान की तरह जो थोड़ा अजीब और उलझा हुआ हो, लेकिन अंदर से बहुत सीरियस हो। एक बार जब मैं झुककर एक बूढ़े मछुआरे के ठेले पर खड़ी ताजी टाइगर प्रा मछलियां चुन रहा था, तो मैंने ऊपर देखा और वहां लीन काइवे को पाया। कुछ कदम दूर खड़ी थी, हाथ में एक इको फ्रेंडली बैग था जिसमें सब्जियां और फल भरे थे। वो मुझे ताक झांक कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब आना चाहती हो, लेकिन थोड़ा झिझक रही थी। मेरी शक्ल तुरंत ठंडी और ससंबरास हो गई। मैंने अभी अभी चुना हुआ झींगे का बैग उठाया, विक्रेता को पैसे दिए और बिना पीछे मुड़े चले गया। मैंने उसे मेरा करीब आने का कोई मौका नहीं दिया। वह मेरी जानबूझकर की गई अनदेखी और बेरहम उदासीनता को महसूस कर सकती थी। हर थर्मल बैग छोड़ा गया, पत्थर की सीढ़ियों पर पीछे छूट गई। हर बार जब मेरी नजर किसी ओर भाग जाती, हर बार मेरी पीठ बिना किसी झिझक के मुड़ जाती। वे सब एक उस तरह की तरह बार बार उसके दिल में गहरा घाव करते। असफलता और गम की भावनाएं उलझी हुई बेलों की तरह बढ़ने लगीं। वो हमेशा तेजी से काम करने की आदत में थी, हमेशा किसी मकसद की तरफ बढ़ती रहती थी। लेकिन ये मौजूदा लड़ाई बिना किसी साफ रणनीति के थी। भरोसे के लिए कोई मापने वाला डाटा नहीं था, बस मेरी चुपचाप और जिद्दी इनकार की ऊंची दीवार थी। एक दोपहर मैं कुछ नए खरीदे गए सुकुलेंट पौधों की देखभाल कर रही थी, तभी आंगन में अचानक गेट के बाहर थोड़ा झगड़ा हो गया। मिस लिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्याओ चिंगुआन ने पहले ही मुझे कह दिया है कि अब और कुछ दरवाजे पर नहीं रखा जाएगा, खासकर आपकी भेजी हुई चीजें तो बिल्कुल नहीं। ये आवाज थी लाओ चेन की, पड़ी इलाके के मैनेजर की। उनकी आवाज में कुछ झिझक थी। अंकल चेन, मुझे माफ कीजिएगा आपको तकलीफ देने के लिए। बस इस आखिरी बार के लिए। ये नाशपाती और बीरन की रस्सी है, अभी अभी मैंने पकाई है। कुछ दिन पहले मुझे लगा था कि उन्हें खांसी हो रही थी। लिन, काइवे वॉयस में बेचैनी और बिनती भरी थी। वो बड़ी और ताकतवर डायरेक्टर लिन नहीं रही। आह मिस लिन, प्लीज मुझसे इतनी मुश्किल मत बनाइए। शियाओ चिनवान ने खास कहा था कि अगर कुछ और देखूं तो बस फेंक देना या बिल्ली को खिला देना। लोचिन की आवाज में मदद न कर पाने का अफसोस और सहानुभूति थी। कुछ पल की खामोशी के बाद लिन काइवे वॉयस बोली, ठीक है फिर। आपकी मदद के लिए धन्यवाद अंकल चेन। लिन काइवे वॉयस का लहजा थोड़ा कमजोर और भारी भरकम था। निराशा। फिर उसने देखा कि एक थर्मल बैग धीरे से जमीन पर रखा जा रहा है। उसके बाद लिन काई के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी जो दूर जा रहे थे। उन कदमों की आवाज अब ज्यादा भारी लग रही थी। यार्ड में मेरा हाथ जिसमें मैं पानी की कनस्तर पकड़ रहा था अचानक ठहर गया और मोटे रसदार पत्तों पर गिरते बूंदों की आवाज रुक गई। मैं बिना कोई भाव बदले, बिना कुछ सुने ही अपना काम करता रहा। बस पानी का छिड़काव थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा था। शाम के करीब आसमान धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। समुंदर की हवा में एक आने वाले तूफान की नमी थी। मैंने तय किया कि मैं किनारे पर टहलने निकलूंगा। जैसे ही मैं गली से बाहर निकला, अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। एक पल में बारिश का एक सफेद पर्दा बन गया। मैंने अंदर से खुद को थप्पड़ मारा। जैसे ही मैं घर वापस भागकर छाता लेने वाला था, एक बड़ा गहरा नीला छाता वक्त पर मेरी सिर के ऊपर आ गया। मैं हैरानी से मुड़ा। लीन कैवे ठीक मेरे आधे कदम पीछे खड़ा था। दोनों हाथ छाते की पकड़ में थे, क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। आधा कंधा ठंडी बारिश में खुला था। उसका हल्का पतला कोट जल्दी ही गीला हो गया था। उसके बालों से बारिश की बूंदें बरस रही थीं, जो उसके फीके लेकिन जिद्दी चेहरे से टपक रही थीं। छाता ले लो, जल्दी घर चलो, भीगना मत। उसकी आवाज बारिश की आवाज में थोड़ी दब गई थी, पर उसमें एक भीगती हुई ताकत थी जिसे नकारना नामुमकिन था। वो छाता मेरे हाथ में थमाने की कोशिश कर रही थी। ये पल जब वो बारिश में मुझे बचा रही थी, जैसे किसी गहरे तालाब में कोई पत्थर गिरा हो। झील के सामने वह बेरुखी का नकाब जो मैंने इतनी मेहनत से पहना था टूट गया। वो सारी भावनाएं जो मैंने इतने लंबे समय तक दबाकर रखी थीं, एक साथ उफन गईं। गुस्सा, शिकायतें और अपमान का जलता हुआ एहसास सीधे मेरे दिमाग में दौड़ गया।
लिन काइवी, तुम मुझसे आखिर क्या चाहती हो? मैंने जोर से उसका छाते का हैंडल धकेल दिया, इतनी ताकत से कि छाता उसके हाथ से निकल गया और जमीन पर जाकर लुढ़कने लगा। ठंडी बारिश का पानी तुरंत हम दोनों पर बरसने लगा। मैं बिल्कुल घिरे हुए जानवर जैसा महसूस कर रहा था। पागल हो चुका था मैं। मेरी लाल लाल आंखें उस पर ताने मार रही थीं, छाती जोर जोर से उठती गिरती हुई। मेरी गिरजदार आवाज गुस्से से गरजा, पहले था खाना फिर सूप। तुम मेरी पीछे भूत की तरह घूमती हो और अब यहां आकर मुझे छाता देने लगती हो। कहीं कोई कड़वा बलिदान का नाटक तो नहीं चला रही हो? ये सोचती हो मैं ऐसे होकर भी कुछ महसूस करूंगा? सोचती हो मैं तुम्हारे किए सब कुछ भूल जाऊंगा? बारिश की बूंदें मेरी चोटी से बहकर आंखों में घुस रही थीं, जलन हो रही थी। लेकिन ये जलन मेरे दिल की आग और दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। मैं तुमसे कह रहा हूं, इस बकवास को अभी तुरंत बंद करो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं जमीन पर पड़े अकेले छाते की तरफ इशारा किया, फिर गली के अंदर गेस्ट हाउस की तरफ जहां वो ठहरी थी, गहरी तरफ देखा। हर शब्द जैसे गरजते हुए बर्फ के टुकड़े हों, दांतों के बीच निकले। आखिरी बात जोर से कहने के बाद मैंने और देखने की जरूरत नहीं समझी। उसका चेहरा अचानक कागज की तरह सफेद हो गया था, उसकी चौंक और दर्द साफ नजर आ रहा था। बारिश की तेज बूंदों को अनदेखा करते हुए मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे बारिश में डूब गया। एक झटके में वो शक्ल गली के मोड़ के पीछे गायब हो गई और लिन कैवी बिल्कुल अकेली रह गई, बरसात में खड़े ऐसे जैसे जमीन में जड़ पकड़ ली हो। बारिश बेरहम ढंग से उस पर गिर रही थी। उसके भीगे कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे, सिहराने वाली ठंड लग रही थी। शियाओ चिंगचुआन की छतरी, जिसे उसने धक्का मारा था, कीचड़ में पड़ी थी, बिल्कुल वैसे जैसे इस वक्त उसकी कुचल गई सच्चाई। उसके चिल्लाने की आवाज जहर भरे क्लेश की तरह उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। हर शब्द जहर जैसी कोड़े की तरह उसके पहले से ही घावों पर चुभ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो में एआई मानहवा रिकैप हिंदी एक्सप्लेन करूंगा को सब्सक्राइब करके जाना। दिल टूटा हुआ था। ये उस वक्त से भी ज्यादा अपमानजनक था जब बे यून दाओ ने ऑफिस में उसकी बेइज्जती की थी। उस ठंडी खाली शादी के सूट का सामना करने से भी ज्यादा बेबस महसूस हो रही थी वो। उसके सारे प्रयास, हर बार जब वो खुद को नीचा दिखाती, हर असहज दिखावा प्यार का, सब उसकी नजरों में अब केवल घिनौने एक्ट्स और तकलीफें बन गए थे। ठंडी बारिश का पानी उसके गर्म आंसुओं के साथ उसके चेहरे पर बह रहा था। वो उसी दिशा में देख रही थी जहां शियाओ चिंगुइन गायब हो गया था। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि हड्डियों तक पहुंचने वाले दर्द से। पूरी तरह से इनकार किए जाने का दर्द और नफरत की गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथों से ठंडी ठंडी घुटनों को कसकर पकड़ती हुई, सिर नीचे झुकाए, उसके कंधे बेकाबू होकर कंपक पा रहे थे। गला घुटता हुआ, टूटे हुए आंसू आखिरकार और दबाए नहीं जा सके, गहरे से गले में फूट पड़े, जो तेज बारिश की बूंदों में डूब गए। जोरदार बारिश सीधे उस संकरी गली में बरस रही थी। ठंडा पानी हरी पत्थर वाली पगडंडी पर बह रहा था। लिन काइवॉय जैसे कोई तजदिया हुआ मिट्टी का पुतला गीली जमीन पर सिमट गई थी, हाथ कसकर पकड़ रहे थे, अपना शरीर कसकर पकड़े हुए, मध्यम सिसकियों के साथ लगातार कांपती रही। शियाओ चिंगचुइन के कड़वे जहर भरे शब्द मानो तेज कोतल की तरह बार बार उसके पहले से ही टूटे हुए दिल में घुस रहे थे। उसकी सारी गर्व, सारा हौसला, सारी बेपरवाह हिम्मत इस ठंडी बारिश में बह गई, छोड़कर केवल हाड़ तक पहुंचती बेबस निराशा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, एक काली कार चुपचाप गली के मुहाने पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक बड़ा काला छाता तेजी से खुला। कोई जल्दी से लिन काइवई के पास पहुंचा। काइवी, एक पहचानती हुई परेशान आवाज बारिश के बीच से गुजरी। लिन काइवी चक्कर खाती हुई ऊपर देखने लगी। बारिश और आंसू उसकी नजरों को धुंधला कर रहे थे। माँ का औकड़ और दर्द भरा चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने साफ था। माँ के पीछे उसके पिता एक और छतरी पकड़े खड़े थे। उनका माथा तना हुआ था। उनकी सख्त और डरावनी तस्वीर। पापा, मम्मी। लिन काइवी बस दो टूटी फूटी बातें ही कह सकी। गहरी शिकायत और कमजोरी का एहसास। जैसे बांध टूट गया हो, वो अचानक ही उसे बहा ले गया। जैसे खोया हुआ बच्चा। वह अपनी माँ की गर्माहट भरी परिचित बाहों में खुद को फेंक दी और बिन कंट्रोल रोने लगी। सभी दबाव, सारी अपमान, सारा पछतावा इस पल में बाहर निकाल दिया। माँ लिन ने अपनी भीगी हुई कांपती बेटी को कसकर पकड़ा और अनकही पीड़ा महसूस की।
वह उठकर अपने पति की ओर देखी, उसकी आंखों में एक नई ठान दिखाई दी। उसने कहा, मिस्टर लिन, अब ये तरीके से नहीं चल सकता। काईवेई टूटने वाला है। वो शियाओ चिंगुआन है। वो काईवेई के साथ ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? पिताजी लिन ने देखा। बेटी अपनी मां की बाहों में फफक कर रो रही थी। फिर वह जमीन पर पड़े कीचड़ से भरे छाते को देखकर, अपनी बेटी के हाल के दिनों और उसकी दकियानुसी तरीके से दक्षिण जाने की जिद को सोचकर उसने एक भारी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में उलझन की परतें थी। चलो पहले उसे घर ले चलते हैं। वो गीने कपड़े बदल देते हैं, नहीं तो वो सच में बीमार पड़ जाएगी। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई आंधी तूफान आने वाला हो। उसकी बेटी को बचपन से कभी ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन दिल के मामलों में कोई बाहरी आदमी कैसे आसानी से फैसला कर सकता है? फिर भी अपने बच्चे को ऐसे देखकर एक पिता का दिल फटा सा गया। वहीं छोटे आंगन के बंद दरवाजों के अंदर का माहौल भी उतना ही भारी और उदास था। मैं घर में घुसा, पूरी तरह से भीगा हुआ। बाल माथे से चिपके हुए थे। बालों और ठुड्डी से पानी टपक रहा था। सीना जोर से उठता गिरता था। दौड़ने की वजह से नहीं, बल्कि उससे कि जो शब्द अभी अभी निकले थे वो इतने भारी थे। लिविंग रूम में 2 अनचाहे मेहमान थे। मेरे माँ बाप, और साफ दिख रहा था कि अभी अभी आए थे। चाय की मेज पर अभी भी वे स्थानीय खासियतें रखी थीं जो वे लेकर आए थे। जब माँ ने मेरी दयनीय और चिड़चिड़ी हालत देखी तो वह घबराकर खड़ी हो गई। उसने कहा, हे भगवान, तुम पर क्या बीत रही है बेटा? तुम इतने भींगे क्यों लग रहे हो, जैसे कोई डूबा हुआ चूहा हो? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। वह जल्दी से तौलिया लेने चली गई। मेरे पिता सोफे पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी तेज नजरें मेरी ओर जमी हुई थीं। यह असामान्य भावनात्मक स्थिति थी। उन्होंने अभी अभी दरवाजे के बाहर की जोरदार बहस का आभास पाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या हो रहा है? उसकी आवाज जोर से नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे घर के मुखिया की बात हो। मैंने मम्मी के हाथ से लिया गया तौलिया उठाया ताकि बाल और चेहरा सुखा सकूं। मेरे हाव भाव सख्त थे। मैं कुछ समझाना नहीं चाहता था और ना ही साफ साफ समझा पाता। मेरे अंदर एक अनजानी आग अभी भी जल रही थी। मैंने अधीरता में जवाब दिया, कुछ नहीं। मेरी आवाज में घमंड था। कुछ नहीं। पिता की आवाज अचानक तेज हो गई। कुछ नहीं। तुम खुद को इस हालत में ला दिया और कहते हो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तुम चिल्ला रहे थे। वे इतने जोर से थे कि पूरा गली उन्हें सुन सकता था। अभी कौन बाहर था? क्या वो लिन काइवी थी? ये नाम जैसे एक चिंगारी की तरह था जो मेरी दबाई हुई भावनाओं को तुरंत भड़काने लगा। मैंने दांत जुबान से कसकर कहा, वो मुझसे चिपकी रहती है जैसे कोई जिद्दी भूत, यहाँ तक कि खाना सूप लेकर पीछा करती है। मेरी परछाई की तरह मेरे साथ छुपती रहती है। अभी अभी तो छतरी लेकर मेरे ऊपर छाया बनकर दिखावा कर रही थी। ये दिखावा किसके लिए है? पहले वो कहाँ थी? अब आकर इतनी लगन से पेश आ रही है जैसे पूरी समर्पित हो गई हो। मैं अब और सहा नहीं जाता। मैंने उससे कहा, यहां से दूर हो जा। जितना दूर होगा उतना अच्छा। मैं जैसे पागल जानवर बना हुआ था, अपने ही माँ बाप के सामने गरज रहा था, जैसे सारे लंबे वक्त से जमा गुस्से को बाहर निकालना चाहता हूँ। माँ मेरी इस बेहिसाब गुस्से की प्रतिक्रिया से दहशत में थी। खड़ी रह गई थी सड़क किनारे, पूरी तरह असहज होकर। उसकी आंखें लाल सीमा से ऊपर थीं। चिंचुआन, ऐसा मत कर। जो भी है धीरे धीरे बात कर लेते हैं। धीरे धीरे बात कर लेते हैं, उसने कहा। और मेरे और उसके बीच अब कुछ भी कहने को नहीं बचा। मैं हाँफ रहा था। मेरा सीना बेचैन होकर हिल रहा था। तलाक के कागज साइन हो चुके हैं। मैं और वो बहुत पहले ही सब संबंध खत्म कर चुके हैं। उसे मेरा जीवन क्यों बार बार परेशान करने का हक है? मेरे पिता, जो चुप रह रहे थे, मेरी बर्बादी देखकर उनकी भौहें तना गईं। वे उठे और मेरे पास आए। सीधे मेरी आंखों में देखो, उन्होंने कहा। सब रिश्ते तोड़ दिए। शियाओ किंगुआन, मेरी आंखों में देखो और बताओ, अभी तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत के अलावा कोई और एहसास बाकी नहीं बचा? क्या सच में तुम्हारे अंदर कोई और भावना बची ही नहीं? पापा की नजर ने मेरी रूह तक हिला दिया। मन तो करता था तकरार करूं, मगर गला ऐसा सा बन गया जैसे कोई रुकावट हो। वो सब तस्वीरें जो मैं छुपाना चाहता था सामने आ गईं। जब वो कैफे के बाथरूम से बाहर निकली थी, उसकी तीखी नजरें जो ऊपर उठकर देख रही थीं, शादी में उसका थोड़ा ठंडा स्पर्श जब उसने मेरा हाथ थामा था, यहाँ तक कि उसकी थकी हुई पीठ जब रात को देर से लौटी थी। ये सब यादें बेकाबू होकर मेरे दिमाग में छा गईं। मैं परेशान होकर अपना चेहरा मोड़ लिया। मेरी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, जिसमें एक हल्की कमजोर सी नजर आ रही थी। मैंने कहा, पापा, आप ऐसा नहीं समझो। पहले जब मेरी पापा ने मना किया था मुझसे, मुझे तुम्हारे जैसी जवानों की जज्बाती शिकायतें समझ नहीं आती।
उसकी आवाज में अनुभव का बोझ था, लेकिन मैं जानता हूं जिम्मेदारी क्या होती है। मैं समझता हूं कि नेतृत्व संभालना क्या मतलब होता है। मैं ये भी जानता हूं कि गिरी हुई पानी वापस नहीं आती और पछतावा अक्सर बहुत देर से होता है। पापा की नजर कमरे के उस कोने पर पड़ी जहां एक चित्रशाला पर कपड़ा पड़ा था, लेकिन कपड़े का एक किनारा नजर आ रहा था। वो अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी। पहले के समुद्र के नजारे नहीं, बल्कि एक धुंधला समुद्र था जिसमें भयंकर उदास लहरें थीं, जिनमें तेज लाल धारियां भी मिल गई थीं, जैसे किसी तेज चाकू से गहरे जख्म बने हों। उन्होंने कहा, देख जो तुम अभी पेंट कर रहे हो। पापा ने ईजल की ओर इशारा किया और बोले, क्या यही वो चित्र है जो तुम बनाना चाहते थे? तुम्हारे दिल की आग अभी बिल्कुल बुझी नहीं है। तुम बस ठंडापन और खुद को दूर करके उसे सजा दे रहे हो, और साथ ही खुद को भी तकलीफ दे रहे हो। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज नरम पड़ गई, जैसे किसी को प्यार से मनाने लगी हो। किंग, चुआन तुम्हें माफ करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन उसने इससे पहले सच में तुम्हें गहरा दर्द दिया था। पर इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने कभी गलती नहीं की? जरूरी ये नहीं कि हम अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर रखें, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या वो इंसान सच में पछता रहा है और क्या वो फिर से मौका पाने के काबिल है। उस साल तुम्हारी मम्मी की डिलीवरी मुश्किल थी। वो मौत के मुंह में थी। जब वह जागी तो उसका स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ती, चीजें तोड़ती और कहती थी। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और तलाक की मांग कर रही थी। मैं भी उस वक्त जवान और जरा गर्म मिजाज था। मेरा दिल भी दबे हुए गुस्से से भरा हुआ था। लगता था कि वो मेरी मेहनत की मुश्किलों को नहीं समझती। लेकिन फिर आपकी दादी जी की एक ही बात ने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि उसने तुम्हें बेटा देने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। अब उसकी रूह और शरीर दोनों दुख में हैं। तुम अब बड़े हो गए हो, फिर उसके साथ इतनी छोटी बात पर क्यों टकरा रहे हो? वो अपना गुस्सा तुम पर निकाल रही है, क्योंकि तुम उसके सबसे करीब हो। अगर वो इसे नहीं निकाल पाई तो अगर नहीं तुम तो कौन? पापा की आवाज थोड़ी धीमी हुई। तभी मुझे समझ आया कि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता, बल्कि हो सकता है वो ऐसी तकलीफ और दबाव में हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उनके इस दर्द को जताने का तरीका गलत होता है। मैंने वो सस्ती घमंड और शिकायतें छोड़ दी। धैर्य से उनके साथ रहा। धीरे धीरे जिंदगी अपने रास्ते पर लौट आई। कायवई लड़की का किरदार वाकई बहुत दमदार है। वो अपने काम को बहुत अहमियत देती है, लेकिन इस बार वो झुक सकती थी। राजधानी में सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम तक पहुंचने के लिए इतना सफर किया, तुम्हारा ठंडा चेहरा सहा और इतने गुस्से के बावजूद नहीं छोड़ा। ये लगन, ये जुनून। तुम सच में एक भी सच्चा प्रयास नहीं देखते, या फिर बस डरते हो? फिर से चोट लगने का डर, इसलिए सबसे मजबूत खोल में खुद को बंद कर लेते हो। पापा की बातें ऐसे लग रही थीं जैसे हथौड़ा पड़ा हो, बार बार दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर चोट। मैं उन्हें खाली नजरों से देख रहा था, उनके गहरे समझ और चिंता को महसूस करते हुए। उसकी आंखों में छुपा था मेरा दिल, जो गुस्से और नाराजगी से भरा था, अचानक उसी तरह फफोले की तरह सूख गया जैसे कोई तेज झटका लगने पर वह फट जाता है। और थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हुई कि मेरी असलियत सामने आ गई। क्या मैं डरा हुआ हूं? हाँ, मैं डरता हूं। मैं डरता हूं कि अगर मैं फिर से दिल लगा बैठा तो फिर से उसी ठंडक का सामना करना पड़ेगा, और जैसे ये सब नजरअंदाज करना एक आम बात हो गई हो। मैंने एक ऊंची दीवार खड़ी कर ली, उसकी यादों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन साथ ही सारे दर्द और उम्मीदों को भी बाहर रखने के लिए। मैं थक कर सोफे पर गिर पड़ा। मेरे हाथ आपस में जड़े हुए थे, गीले बाल अपना चेहरा भीतर तक दबाए हुए। मेरे कंधे थोड़े कांप रहे थे, अब गुस्से से नहीं, बल्कि एक ऐसी थकान और जद्दोजहद से जो अब छिपने की जगह नहीं छोड़ती थी। पापा की बातें एक तेज रोशनी की तरह थीं, जो मेरे जानबूझकर बंद दिल में चमक रही थीं, जिससे मैं खुद से झूठ बोलना और नफरत की दीवार के पीछे छिपना नामुमकिन हो गया था। शहर के दूसरे छोर पर एक सस्ते गेस्ट हाउस में लिन कायवी खुद को मोटे कंबल में लपेटे हुए अपनी मां की बाहों में एक डरी हुई छोटी सी जानवर की तरह सिकुड़ी हुई थी, गर्म पानी की धारा में मंथर। उसने अपने शरीर से सर्दी दूर तो कर दी, लेकिन उस दिल को गर्म नहीं कर सकी जो टुकड़ों में बिला हुआ था। वह टूट फूट कर रो रही थी, हर वो बात बता रही थी जो उससे हुई थी, अपनी गलती समझते ही, उसके बाद मेरी बढ़ती ठंडी नकारात्मकताओं तक, और आज की बारिश में उसकी पूरी तरह से गिरावट तक। माँ लिन ने सुना, उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द से अपनी बेटी की पीठ थपथपा रही थी। उसने कहा, तू कितनी भोली है, कितनी बेवकूफ, तूने बहुत सहा है। शिकायत। वह अपने पति की ओर देख रही थी। उसकी आवाज घुट गई। मिस्टर लिन, देखिए कैबी का क्या हाल हुआ है। वह एक्साएओ चिंग चुन बिल्कुल ही बेरहम है। फादर लिन चुप रहे, सुनते रहे, उनका चेहरा दिन ब दिन और अंधेरे में डूबता गया।
उन्होंने सिगरेट जलाई, खिड़की की तरफ चले गए, बाहर बारिश की हल्की बूंदें और धुएं की परत के बीच देखते रहे। उनकी आंखें कड़क थीं, लेकिन उनमें गहरा अंधेरा भी था। कुछ देर बाद उन्होंने सिगरेट बुझाई और मुड़े। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अनदेखी ताकत थी। कैवी, रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उसका नजर अपनी बेटी के पीले, मुरझाए चेहरे पर टिक गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में जानती हो कि तुम कहां गलती कर गई हो? क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? क्या तुम उसे वापस पाना चाहती हो? या फिर यह सिर्फ इसलिए है कि तुम उसे जाने नहीं देना चाहती? या सोचती हो कि तलाक लेना शर्म की बात है? लिन कैवी ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सूजी आंखों में हताशा और दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, पापा, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। पहले बहुत ज्यादा था। मैं काम को बहाना बनाकर बचती रही। परिवार की जिम्मेदारी, मैंने सोचा यही मेरा मूल्य साबित करने का एकमात्र तरीका है। मैंने ये सारी कुर्बानियां और इंतजार एक सामान्य बात समझ लिया। मैं कभी उसके नजरिए से नहीं सोच पाया। मैं उससे प्यार करता हूं। ये मनना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। अगर यह सिर्फ दिखावा होता तो मैं, लिन कैवी, कभी खुद को इतना नीचा नहीं दिखाता कि उसके सामने इस तरह भीख मांगूं। उसकी आवाज आंसुओं से कुंधती हुई थी, लेकिन स्ट्रेंजली मजबूत थी। मिस्टर लीन ने अपनी बेटी की आंखों में गहराई से देखा, उसके चेहरे के हर छोटे से छोटे भाव को ध्यान से परखा। आखिरकार उन्होंने धीरे धीरे सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम सच में दिल से चाहती हो तो मेरे लिए खड़ी हो जाओ। वह अपनी बेटी के पास चला गया। उसकी लंबी काया में एक जबरदस्त दबाव था। आंसू और शिकायतें बंद करो। अभी तुम्हारा ये हाल न तुम्हारी माँ का दिल दुखाएगा और न ही शियाओ चिंगचुआन की नजरों में तुम्हारा सम्मान बढ़ाएगा, बस बेकार ही होगा। तुम्हें उसे अपना बदला हुआ रूप दिखाना होगा, न कि कुछ खाने पीने या छाता पकड़ने जैसी छोटी छोटी बातों से, बल्कि अपने कर्मों से, समय के साथ और अपनी हिम्मत से। लिन काइवी के खून में जो ताकत है वो तो है ही। उसने एक पल ठहर कर कहा, कल सुबह जल्दी मेरे साथ शियाओ चिंगुआन के घर चलना, भीख मांगने नहीं बल्कि माफी मांगने। पहले जो सब बेरुखी और तकलीफ हुई उसको लेकर उसे औपचारिक रूप से माफी मांगनी है। उसके माता पिता से भी माफी मांगना है। बताना कि हम अपनी बेटी को सही से नहीं पाला, जिससे तुम अपने फर्ज में नाकाम रह गए इस शादी में। फिर अपने सामान पैक करो और मेरे साथ राजधानी वापस आ जाना। पापा, दोनों लिन काइवी और उसकी मां हैरानी से चिल्लाईं। मां लिन को समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, राजधानी वापस जा रहे हो? लेकिन काइवी, श्री लिन ने कहा, राजधानी वापस जाना हार मानना नहीं है। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह इसलिए है ताकि तुम वापस जाकर हर चीज ठीक से निपटा सको। जो सौंपना है वो सौंप दो। जिस सत्ता को छोड़ना है उसे छोड़ दो। मेरे लिए उस बेवकूफ डायरेक्टर की नौकरी छोड़ दो। लिन काइवी बिल्कुल हैरान रह गया। श्री लिन ने पूछा, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? उसकी आवाज ठंडी थी। अगर तुम उस जगह पर पछतावा करती हो तो शियाओ चिंगचुइन का भरोसा दोबारा पाने का ख्याल छोड़ दो। मछली भी नहीं रख सकते और भालू की पंजा भी। जब तुम लीन काई अपने पति को वापस पाना चुना है तो एक सच्चा घर पाने के लिए तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने रास्ते जलाने की, और खुद के लिए कोई वापसी नहीं छोड़नी पड़ेगी। वापस जाओ और अपने काम के मामले पूरे करो। फिर तुम इधर वापस आ सकती हो, सिर उठाकर, बिना किसी झुंझलाहट के। अब से फिर से सीखो कि कैसे एक पत्नी बनना है, सिर्फ दिमाग में कोर भरे मशीन नहीं। लिन चेन के ये शब्द लिन काइवई के उथल पुथल भरे दिमाग में गड़ गए। अपनी नौकरी छोड़ देना, अपनी जिंदगी की सारी मेहनत छोड़ देना, ये ख्याल उसकी सबसे बेबस रातों में भी आया था, लेकिन कभी ऐसा जोर से नहीं जैसे उसके पिता ने इतनी ठहराव और पक्के अंदाज में कहा हो। झटका इतना बड़ा था कि वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके होंठ हल्के से कंपाए जब जज्बात उसके अंदर उमड़ने लगे। उसकी नौकरी कभी उसकी पूरी शान और खुद की अहमियत का सबब थी, वो मजबूत आधार जिसने उसे इस कड़वे दुनिया में खड़ा रखा था। उसे छोड़ देना ऐसा था जैसे अपनी कठोर खोल उतार देना जो उसे जिंदा रखती थी। लावाएनेन चोंग ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? उसकी नजरें बारीकी और दबाव से भरी थीं। या फिर सच में तुम्हारे दिल के अंदर वो नौकरी अभी भी ज्यादा मायने रखती है? अगर ऐसा है तो अब उसे छोड़ दो। शियाओ चिंगचुआन को इस कदर परेशान करना बंद करो और खुद को तड़पाना बंद करो। वापस लौट जाओ, उस पूंजी लगाओ और डायरेक्टर लिन ही बने रहो, बाकी जिंदगी उन प्रोजेक्ट्स के साथ बिताओ। लिन काइवी ने लगभग तुरंत ही बोल दिया। उसकी आवाज खुरदरी थी लेकिन पूरा भरोसा था।
उसके पिता के शब्द एक तेज तलवार की तरह थे जो उसके हिचकिचाहट और आखिरी भ्रमों को चीर रहे थे। अचानक उसने अपना सिर उठा लिया, उसकी आंखों से उलझन और कमजोरी गायब हो गई। उसने कहा, मैं इस्तीफा दूंगी, लौटते ही इस्तीफा दे दूंगी। ये बात कहते हुए ऐसा लगा मानो उसकी सारी ताकत निकल गई हो, किसी ताकत की कमी। उसकी दिल में तेज दर्द ने दस्तक दी, साथ ही एक अजीब सा एहसास भी हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, राहत और गहरी पीड़ा का मिला जुला रूप। उसने आखिरकार समझा कि उसके पिता क्या कहना चाहते थे। कुछ भी फिर से बनाया नहीं जा सकता अगर पहले वह टूट न गया हो। उसकी सारी गलतियों की जड़ थी कि उसने कभी सच में अपने करियर और परिवार के बीच चुनाव नहीं किया। वो दोनों ही चाहती थी और आखिर में काम का दिखावा करते हुए उसने अपना वक्त और प्यार दोनों खो दिया। उसका घर बचाने के लिए, अपने और शियाओ चिंगुआन के रिश्ते को बनाए रखने के लिए, जिसने खुद अपने हाथों से घर तोड़ा था, उसे पूरी तरह से खुद को बांध लेना था डायरेक्टर लिन के नाम पर। उसे नए सिरे से शुरुआत करनी थी, दिल खोलकर, पूरा दम लगाकर। अच्छा, आखिरकार लिन चांग की आंखों में तारीफ की झलक आई। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही मेरी लड़की है, यही है लिन चांग की। कल मेरे साथ आओ माफी मांगने, फिर घर चलेंगे, जो तुम्हें करना है वो निपटाएंगे। सामान संभालना था। अगले दिन सुबह जल्दी, बारिश के बाद आसमान साफ था और हवा बहुत ताजी, समुद्र की खुशबू और मिट्टी की महक लिए हुए थी। मेरे छोटे आंगन के गेट पर दस्तक हुई। मैं पूरी रात जागा था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। दरवाजा खोलकर देखा तो लिन वहां खड़ी थी और उसके पीछे लिन काई था, जिसकी पीली और थकी हुई शक्ल के बावजूद आंखों में अजीब सा सुकून था। लिन काई को इतना सीधा खड़ा देखकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। अंकल आंटी, कृपया अंदर आइए। मैं एक तरफ हट गया ताकि वो आराम से अंदर आ सकें। मेरी आवाज में एक छोटी सी जटिलता थी। मेरे माता पिता ने आवाज सुनी और बाहर आ गए। माहौल थोड़ा भारी लग रहा था। लिन शांग ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज आत्मविश्वास भरी और सम्मानजनक थी। चिंगुएन, मेरे प्यारे ससुराल वाले, हमने खासतौर पर कैबे को यहाँ माफी मांगने के लिए लाया है। लिन कैबी ने गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ा, मेरी आंखों में सीधा देखा और फिर मेरी पीठ पीछे खड़े मेरे माता पिता की तरफ देखा। उसकी नजरें अब बचकाने या दबे हुए नहीं थीं, बल्कि पूरी सच्चाई और गंभीरता लिए हुए थीं। उसके ढोंग, चिंचुआन पापा मम्मी। यह पहली बार था जब उसने उनसे ऐसे बुलाया। उसकी आवाज साफ और पक्की थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, ये माफी बहुत देर से दे रही हूं। पहले मैं अपने आप में बहुत ही स्वार्थी और घमंडी थी। मैं अपने काम को परिवार की जिम्मेदारियों से भागने का जरिया समझती थी और अपनी काबिलियत साबित करने का एकमात्र तरीका। मैंने आपकी सहनशीलता और इंतजार को हल्के में लिया, लेकिन मैंने कभी वाकई आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की, न ही एक पत्नी के तौर पर अपने फाराजा निभाए। मैंने आपकी अनदेखी की और आपको चोट पहुंचाई। जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं बार बार गैरहाजिर। जब तुम अस्पताल में थे और अपनी सर्जरी के लिए खुद सहमति पत्र पर साइन करना पड़ा, तब भी मेरी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं हटी। मैं अच्छी पत्नी नहीं थी। उसकी आवाज थोड़ी टूट गई, लेकिन उसने काबू रखने की कोशिश की और साफ साफ बोली, कल पिताजी ने मुझे डांटा। वह सही थे। आंसू और नाराजगी बेकार हैं। चाहे मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती या छाता, ये कहने के अलावा कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, असल में मैं अपनी खुद की पछतावे और गिल्ट को छोड़ नहीं पा रही थी। सच कहूं तो मैं अभी भी स्वार्थी था। मैं तुम्हारे झेले हुए दर्द को समझ नहीं पाया, न ही तुम्हारे जख्मों की गहराई को, और न ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने रास्ते बदल सकूं। वह थोड़ी देर रुकी, उसकी नजरें पूरी तरह मेरे ऊपर जमी थीं। इसलिए मैं आज यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता से औपचारिक माफी मांगने आया हूँ। मेरी पिछली हरकतों के लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ राजधानी वापस लौट जाऊंगा। मेरी आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लिन काइवा की आवाज और भी स्पष्ट और मजबूत हो गई। मैंने पहले ही कह दिया है, एक बार मैं वापस आ गया तो मैं ग्रुप का टेक्निकल डायरेक्टर छोड़ दूंगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह सौंप दूंगा। राजधानी में करियर की स्थिति और रुतबा, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसने मेरी आंखों में झलकती हैरानी और मेरे माता पिता के चेहरे पर भाव देखा, जिससे उसे और भी शांति मिली। उसने कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर मैं वापस गई अपनी पुरानी पहचान और उसकी जिजीरों के साथ, तो चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं सच में नया शुरुआत नहीं कर पाऊंगी। केवल डायरेक्टर लिन को आखिरी अलविदा कहकर ही मैं सीख पाऊंगी। फिर से असली लिन काई बनो। कम नहीं, ज्यादा नहीं। एक ऐसा लिन काई जो अब भी तुम्हारे साथ खड़ा होने के काबिल हो सकता है। कम नहीं, ज्यादा नहीं।
अपने अतीत की सारी गलतियों की भरपाई करने की कोशिश में। अपनी बात कहने के बाद वह मेरी और मेरे माँ बाप की तरफ मुड़ी और गहरी झुककर प्रणाम किया। इस इशारे में गहरी पछतावा और एक अंतिम अनमोल फैसला छुपा था। आंगन में भारी खामोशी छा गई, केवल समुंदर की हवा की सरसराहट पत्तों में गूंज रही थी। मैं वहीं ठहरा रहा, उस आकृति को घूरते हुए जो मेरे सामने इतनी गहरी झुकी थी जैसे लहरें। मेरे दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ आया। वो हार मान रही थी, अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई छोड़ देने वाली थी। इस फैसले का बोझ उसके अब तक के सारे संघर्षों और आंसुओं से कहीं ज्यादा था। पहली बार मुझे ये पूरी तरह से महसूस हुआ। वो नाटक नहीं कर रही थी, ना ही किसी की सहानुभूति जीतने की कोशिश। वो सच में अपनी सबसे कठोर बाहरी खोल छोड़ रही थी। मेरा पिता ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जटिल भाव उमड़ रहे थे। वहां झटका था और कहीं कहीं हल्की उदासीनता भी। मेरी माँ खुद को रोक नहीं पाई और आंसू पोंछने लगी। आंसू आए। लिन चांग आगे बढ़ा, अपनी बेटी को उठाने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर गंभीर आवाज में बोला, काव्य और उसके पिछला गलती के बारे में। उसके पिता होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। हमने उसके करियर की चाहत में उसे बहुत आजादी दे दी और ये सिखाने में चूक गए कि शादीशुदा जिंदगी और बहू बनकर कैसे रहना है। आज उसे यहाँ माफी मांगने लाने का मतलब हमारा परिवार पूरी ईमानदारी से ये दिखाना चाहता है। तुम उससे माफी दोगे या नहीं, या उसे एक मौका दोगे या नहीं, ये पूरा फैसला तुम्हारा है। हम पूरी तरह से। कुछ भी जबरदस्ती मत करो। कैवी के इस्तीफे के बाद हम उसे राजधानी वापस ले जाएंगे। जब वह सब कुछ संवार लेगी, अगर वह यहाँ वापस आएगी, कम या ज्यादा, वह यहाँ रहे या चली जाए, ये पूरी तरह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। कम या ज्यादा, लिन परिवार अब और दखलंदाजी नहीं करेगा। कम या ज्यादा। लिन चांग के शब्द बहुत दृढ़ थे। कम या ज्यादा। उसने अपना रुख साफ जाहिर किया, साथ ही मुझे पूरी इज्जत और चुनाव की आजादी दी। मेरी नजर लंबे समय तक लिन काई पर टिकी रही। वह सीधे खड़ी थी। उसने सिर थोड़ा ऊपर किया और मेरी आंखों से नजर मिली। उसकी आंखों में दर्द था, बेचैनी थी और फैसले का इंतजार था। धूप उसके फीके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नाजुकियत और दिल तोड़ देने वाली हिम्मत साथ साथ साफ दिख रही थी। मेरा गला सूख गया। हजारों शब्द छाती में अटके हुए थे, जो आखिरकार एक मुश्किल फैसला बन गए। मैं थोड़ा हट गया। न तो मैंने कहा कि मैं उसे माफ करता हूं, नहीं यह कि मैं उसे ठुकरा देता हूं, बस आंगन के दरवाजे की ओर रास्ता बनाया। ये खामोश बात अपनी जगह एक इशारा थी, ये दिखाने के लिए कि अब मैं कड़ाई से नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की वीडियो में एआई मानहवा रिकैप हिंदी एक्सप्लेन करूंगा एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। उसे दूर धकेलते हुए एक हल्की अनकही अनुमति, जिससे थोड़ा सा आशा का मौका बच गया। लिन कैवी ने मेरी हरकत देखी और उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। लेकिन इस बार उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने अपने होंठ दबा लिए और मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा की तरफ मुड़कर गहरी नतमस्तक हुई। फिर उसने अपनी माँ की बाह थामी, अपने पिता के पीछे पीछे चलते हुए एक एक कदम दरवाजे से बाहर निकली, जहां उसके सारे प्यार, नफरत और गुस्से की यादें बंद थीं। उसकी परछाई अभी भी नाजुक थी, पर वो मजबूती से खड़ी थी, बिल्कुल दृढ़, जैसे अनजानी जंग की तैयारी हो रही हो। ठान लिया था मैंने। गली के आखिरी में तीनों पेड़ों के लिपटते हुए जाते हुए देख रहा था। मैं वहीं खड़ा चुपचाप खड़ा रहा। सूरज की रोशनी थोड़ी तेज थी, इसलिए मैं अपनी हाथ से आंखों को ढकने लगा। मेरी आत्मा के अंदर जमा हुआ ठंडा पानी जैसे किसी बड़े पत्थर, जिसे हिम्मत कहो, से टकराकर उथल पुथल मचा रहा था। लहरें और गूंज फैल रही थी। क्या वो सच में सब कुछ छोड़कर जाने वाली है? समुद्र की हवा धीरे से मेरे गाल पर लगी, दूर तक उठती हुई लहरों की आंटें लेकर। जवाब शायद ज्यादा दूर नहीं था। वीआईपी डिलीवरी रूम के बाहर हवा बिल्कुल तनी हुई थी, जैसे तीरंदाजी का तंबू। मैं एक बेचैन कैदी जानवर की तरह लगातार कॉरिडोर में आगे पीछे चल रहा था। मेरे महंगे लेदर के जूते फर्श से टकरा रहे थे और तेज तेज दबे हुए थपथ पाने की आवाज कर रहे थे। मैंने अपनी सूट की जैकेट काफी पहले उतार ली थी, जिसे मैं बेफिक्र होकर अपनी बाह पर डाल रखा था। मेरी कमीज की नईडियां खुली थीं, जिससे मेरे गले की तनी हुई नसें दिख रही थीं। माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें थीं और मेरी नजरें डिलीवरी रूम के बंद दरवाजे पर अटकी थीं, जो एक तरह से सब कुछ कह रहा था। बड़ी अनजान बात थी। अंदर से दर्दभरी चिल्लाहटें दबती हुई बाहर आ रही थीं, हर एक जैसे मेरे दिल पर चाबुक की तरह मार रही हो। इतनी देर क्यों हो रही है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि सब ठीक चल रहा है? मैंने पास खड़ी नर्स से खुरदुरी आवाज में पूछा। मेरी बातों में साफ तौर पर घबराहट थी। नर्स ने धैर्य से मुझे समझाया, श्रीशिया, जुड़वा होने की वजह से जन्म थोड़ा ज्यादा समय लेता है। लिन की हालत फिलहाल स्थिर है। डॉक्टर सब अंदर हैं, तो ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो। पर मैं कैसे चिंता न करूं? मेरी आवाज ऊंची हो गई।
बिना चाहे एक बेचैनी लेकर जो लग रहा था जैसे अभी टूट ही जाएगी। मुझे उसकी डिलीवरी से पहले आखिरी चेकअप याद आया। डॉक्टर ने बताया था कि क्योंकि लिन काई ने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसकी सेहत कमजोर थी और जुड़वा बच्चों की संभाल थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये चिंता अब अनगिनत बार बढ़ गई थी। कम ज्यादा कम, मेरी समझदारी को लगभग निगल रही थी। कम ज्यादा कम, समय मिनट दर मिनट धीरे धीरे बीत रहा था। कम ज्यादा कम, जैसे एक बोरा चाकू मांस पर रगड़ रहा हो। कम ज्यादा बड़ा हुआ। डिलीवरी रूम का दरवाजा कभी कभी खुलता रहा जब नर्सें अंदर बाहर भागती रहती थीं। हर बार मेरा दिल थम सा जाता था। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक मास्क लगाए हुए डॉक्टर बाहर निकले। गंभीर चेहरा बनाए हुए बोले, मिस्टर शियाओ चिंगुआन, मैं आ गया हूं। मैं यहाँ हूं। मैं आगे बढ़ा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। डॉक्टर ने तेजी से बताया, मरीज की गर्भाशय की टोन कमजोर है, प्रसव रुक गया है और बच्चे की हृदय गति है। धीरे धीरे हालत बिगड़ रही है। हम नजर रख रहे हैं। स्थिति खुश करने वाली नहीं है। हमें आपकी सहमति तुरंत चाहिए क्योंकि शायद हमें इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए तैयारी करनी पड़े। डॉक्टर ने थोड़ा रुकते हुए आवाज गाढ़ी कर दी, कृपया मानसिक रूप से तैयार रहें अगर कोई गंभीर स्थिति सामने आए। हमें सबसे बुरा सोचकर चलना होगा। मैंने डॉक्टर से सहमति फॉर्म और पेन ले लिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि पेन की नोक कागज फाड़ देने वाली थी। पूरी ताकत लगाकर अपने लड़खड़ाते हस्ताक्षर किए। दिल में छुरा घोंपने जैसा दर्द महसूस हो रहा था। उसे सुरक्षित रखना ही है, मैंने कहा। मैं आपसे गुहार लगाता हूं, कृपया उसकी जान बचाइए। साइन ने डॉक्टर की बाह पकड़ ली। मेरे लाल लाल आंखों में गहरा छुपा हुआ डर समा गया था। मैं एक मददगार बच्चे की तरह विनती कर रहा था। बच्चों की क्या अहमियत, भविष्य की क्या कीमत, उस वक्त कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस उसकी जिंदगी बचानी थी। बस लिन काइवी को जिंदा रखना था। डॉक्टर ने समझदारी से सिर हिलाया और फौरन डिलीवरी रूम की तरफ भागे। दरवाजा बंद हो गया। फिर से अपने अंदर से सभी आवाजें बंद कर दी। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत ही खत्म हो गई हो और मैं ठंडे दीवार से टिका। धीरे धीरे फिसलते हुए जमीन पर बैठ गया। पसीने से मेरी शर्ट पूरी तरह भीग गई थी। मेरी लटकती हुई बाल की कुछ लटें माथे से चिपकी हुई थीं। मैं अपना चेहरा अपने हाथों में दबा लिया। मेरे कंधे बेकाबू झक्करों से कांप रहे थे। टूटी फूटी दबाई हुई सिसकियां मेरी उंगलियों के बीच से छूट रही थीं। डर की एक विशाल लहर ने मुझे पूरी तरह अपने अंदर डुबो दिया। पहले कभी मैंने इतना गहराई से महसूस नहीं किया था कि मैं उसे खो नहीं सकता। सारी नाराजगी, ठंडक और पिछले वक्त से कहीं दूर जब जिंदगी और मौत के मुकाम पर खड़े थे तो सब कुछ धूल धूसरित सा लग रहा था। मुझे बस इतना पता था कि अगर मैं उसे खो दूंगा तो मेरी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। आखिरकार डिलीवरी रूम का दरवाजा फिर खुला। श्री शियाओ चिंगचू, बधाई हो। माँ और दोनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नर्स ने बड़े प्यार से दो बच्चों को साफ सुथरे लिफाफे में लिपटे हुए ऐसे थाम रखा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी राहत भरी मुस्कान थी। बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लड़के और लड़की जुड़वा की जोड़ी। मिस लिन थोड़ी थकी हुई हैं और अभी निगरानी में हैं, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जो टेंशन मेरी नसंस में थी अचानक खत्म हो गई। मैं जोर से सिर ऊंचा किया और मेरी खुजली भरी आंखों में कोई बयान न कर पाने वाला चमक फैल गई। जमीन से लड़खड़ाते हुए मैं खड़ा हुआ, नर्स की तरफ चल दिया, लेकिन मेरी नजरें उस पर से गुजरकर सीधे डिलीवरी रूम में जाकर ठहरी। और वो, मैंने पूछा, काइवेई कैसी है? मेरी आवाज डरावनी से खुरदरी और कांपती हुई थी। एक आपदा से बच निकले होने का झटका। नर्स ने जवाब दिया, मिस लिन ठीक हैं, बस बहुत थकी हुई हैं और सो गई हैं। वह मुस्कुराई और एक तरफ हो गई। वहीं मोबाइल अस्पताल का बेड बाहर निकाला गया। लिन काइवाई वहीं पड़ी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद, बाल पसीने से गीले और गंदे तरीके से उसके गालों और माथे से चिपके हुए थे। उसके होंठ पूरी तरह से पीले पड़ गए थे और वह इतनी कमजोर लग रही थी जैसे कोई हल्की हवा उसे उड़ा ले जाएगी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। वह साफ तौर पर गहरी नींद में चली गई थी। नींद में डूबा था वो। मेरा दिल तुरंत घबराया। मैं तुरंत बिस्तर के पास भागा और ध्यान से उसका ठंडा हाथ जो बेड की किनारे से लटक रहा था पकड़ा। मेरी आवाज नरम थी ताकि उसे डर न लगे। मैंने कहा, क्यवे कैवी। लिन कैवी की पलकों ने हल्का सा फड़फड़ाया और बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें आधा खोला। उसकी नजरें देर तक धुंधली रहीं, फिर आखिरकार मेरी तरफ टिक गईं, जिसमें चिंता, घबराहट और अपार खुशी झलक रही थी। मेरी सूजी हुई आंखें देख उसने। आंखों और मेरे चेहरे पर भीगे हुए आंसुओं के रास्ते।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को चुभा दिया हो, जो एक साथ दर्द से भर गया और नर्म हो गया। अपनी आखिरी ताकत से उसने मेरा पसीना भरा हाथ जेंटली पकड़ा। उसके सूखे होंठ हिले और इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाई कि लगभग सुनाई ही न दिया। छोड़कर मत जाना, चाहे वो एक सपना था या उसके दिल में छुपा हुआ गहरा डर और उस पर निर्भरता, उसने ये कहा। वो दो शब्द जैसे बिजली का झटका बनकर मेरी आखिरी हिम्मत को चटकाकर तोड़ गए। मेरे आंसू अब और नहीं रुके, बह निकले जैसे। नदी के किनारे मैं झुक गया, अपना माथा उसके ठंडे हाथ की पीठ से हल्के से लगा दिया। जलती हुई आंसू उसकी त्वचा पर गिर रहे थे और मेरा आवाज रुक रुक कर टूटा हुआ था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं कैवेई, मैं यही हूं। मैं यही हूं, तुम्हें देखते रहूंगा। हमारे अब अपने बच्चे हैं। दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं और तुम भी ठीक हो जाओगी। मैं बिखरे हुए शब्दों में बोला, बस वादे दोहरा रहा था और सहारा दे रहा था, जैसे पिछले 2 साल के सारे डर और हर उस एहसास को बताना चाहता हूं कि खोने का डर कितना बड़ा था और फिर उसे फिर से ढूंढना। लिन कैवे मेरी दबी हुई आवाज सुनकर अपनी हथेली की पीठ पर आंसुओं की गर्माहट महसूस कर रही थी। उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुराए, फिर वह थकान से अपनी आंखें फिर बंद कर ली। इस बार उसकी सांसें स्थिर और गहरी थीं, जिसमें एक ऐसी शांति और आराम था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। एडी, मैंने मछली पकड़ ली। मैं मुड़ा और अपने पूरे जीवन का सपना देखा हुआ नजारा मेरा सामने था। मेरा जोशीला बेटा एक छोटी मछली थामे मुझ तक जितना जल्दी हो सके दौड़ रहा था। उसके पीछे वो मेरी बेटी थी और लिन कायवे पास में खड़े थे, जैसे ही थोड़ा सख्त नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, धीरे चलो, गिरने से सावधान रहना। इस पल मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई और भी आसपास नहीं था।